हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सभी? प्रिंसी प्रिया, मोहित जायसवाल, मिस्टर गुड रोशन कुमावत, एडीई अंकित एनके, आदित्य, काजल मिश्रा, सोनी, अंजलि, मोनिका, नदीम, दीप्ति, अंकित, शोभा, शिल्पी, सूरज, प्रदीप, माइकी, नेहा, शिवम रायचंद, दीप्ति, शशांत, शिवम रायचंद, ईशा, अमीना, आवाज आ रही है आप सभी को? शिवलाल, हर्ष कुमार, शिवम आर, रितेश खरोल, शंकर चौधरी, अगस्त डी, गुड्डू, हाँ जी, पूजा, शिव कुमार, संदेश, प्रजापति बॉय, कपिल, अभिषेक, अंकित, राम गुप्ता, दिव्या, देवेश, स्नेहा कुमारी, रश्मि, खुशबू, हिमांशु, प्रतीक, प्रियांक, चौहान, कपिल, आयुषी, नेहा कश्यप, नेहा, रश्मि, शिखा पटेल, ऋतिक कुमार, शबाना, कुलदीप, दुदवे, मासूम, अरविंद, देवपाल, राज ठाकुर, भाई साहब जिनके नाम नहीं ले पा रहा हूँ, सॉरी, मुस्कान, ऋषभ देव, डॉक्टर अंकित, बीडीएस, गुलफाम, काजल, स्वाति, विशाल, विश्वकर्मा, लवकेश, अंकित, तनु, अफजल, अंकित, आंचल, शिवा। चलो जी, जिनका नाम नहीं ले पाया हूं, पूरे साल भर पढ़ना है यार, आ जाएगा नाम, ठीक है? चलो जी, नमस्ते जी, नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग, राम राम, जय राम, वालेकुम अस्सलाम, राधे राधे, सब कुछ है आप सभी को, है ना? आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। आज कंटिन्यू करते हैं इसी चैप्टर को। हमारा चैप्टर चल रहा है कौन सा? कोशिका जीवन की इकाई। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं हम बेटा, ठीक है? आगे पढ़ने से पहले मुझे ये बताइए, आप में से कितने बच्चों ने कल ये जो हैंड रिटन नोट्स मैंने दिया था पीडीएफ स्लाइड्स में, आप में से कितने बच्चों ने इनको अपनी कॉपी में उतार लिया है? जल्दी से मुझे बताइएगा, फटाफट बताइए, जल्दी से। पूजा भारती, फटाफट, जल्दी से। आप में से कितने बच्चों ने इन नोट्स को, ये जो मैंने लिखा है, क्या आपने अभी तक उतारा कि नहीं उतारा? और नहीं उतारा तो क्यों नहीं उतारा? गलत बात। अब तक तो ये जो मैंने लिखा है ये सारा का सारा उतार लेना चाहिए था, है ना? गलत बात है अगर अभी तक आपने नहीं उतारा है। तो पहले दिन से सीरियस होने के लिए मैंने आपको बोला था बेटा, पहले दिन से सीरियस हो जाइएगा। जिन्होंने अभी तक इस नोट्स को अपनी कॉपी में नहीं उतारा, प्लीज आज इन सारे नोट्स को, ये जो लिखा हुआ है हाथ से, ये सब कुछ उतार लेना है। उतारना तो जरूरी है, कम से कम लिख तो लो, समझाऊंगा मैं आपको ये सारी चीजें, ठीक है? चलें आगे, चलिए, ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा जी। ये अभी सारी चीजें मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा। एक बार मैं आपको ये भी चीज दिखा देता हूं। ये चैप्टर हम पढ़ रहे थे जिसमें हमने कोशिका की बात करी थी। संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। अकेली कोशिका जो है स्वतंत्र अस्तित्व रखती है, ये हम लोगों ने बात कर ली थी। एनसीईआरटी आपने बोला था कि सर हाईलाइट, मैं नहीं बोला था कि हाईलाइट मैं पहले से ही करके ले आऊंगा। सो इस तरीके से ये हाईलाइटेड एनसीईआरटी भी आपको मिल जाएगी। डन। ये कोशिका सिद्धांत हम पूरा पढ़ चुके थे दोस्त। ये कोशिका की खोज से संबंधित वैज्ञानिक हम देख चुके थे, ठीक है? अब इसके बाद हमें बात करनी है कोशिकाओं की, तो वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? आगे बढ़ने से पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। अब आप मुझे बताइए क्या चाहते हो, पहले एनसीईआरटी कवर करें या पहले मैं अपने तरीके से पढ़ाऊं? पहले मैं अपने तरीके से पढ़ा दूं फिर एनसीईआरटी दिखाऊं, या पहले एनसीईआरटी दिखा दूं फिर अपने तरीके से पढ़ाऊं? बताओ कैसा कैसा चाहते हो? सर आप क्लास में नोट्स लिखवाओ ना सर। बेटा अगर क्लास में मैं नोट्स लिखवाने लग गया तो सोच, ये कोर्स जो है 2 साल का कोर्स जो है, फिर तो ये 2 साल में होएगा, 1 साल में नहीं होएगा ना, है ना? तो क्लास में नोट्स अगर लिखवाने बैठ जाऊं तो फिर दोस्त, मैं अगर ये सोच, अगर यही नोट्स मैं तेरे को क्लास में लिखवाने बैठ जाऊं, कितना टाइम लग जाएगा बेटा? आप एक नीट की तैयारी कर रहे हो ना दोस्त, मैं नोट्स आपको दे रहा हूं, आपको चीज समझा रहा हूं, आपको नोट्स लिखने हैं, ठीक है? डन, क्लियर है बेटा? चलो आइए आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये चीज पढ़ चुके थे, ये चीज पढ़ चुके थे। अब इसके बाद में हमें यहां से पढ़ना है एनसीईआरटी में कोशिका का समग्र अवलोकन। ये एक छोटा सा टॉपिक दे रखा है, पहले इसको एक बार फटाफट निपटा लेते हैं। डन, आइएगा, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर जो चीजें लिखी हुई हैं एक बार इसको फटाफट पढ़े, ठीक है? आइए देखिए, यहां पर कोशिका का समग्र अवलोकन का मतलब है कि एक बार एक
बड़े नजरिए से एक बार हम एक कोशिका का अवलोकन कर लेते हैं, उसकी एक स्टडी कर लेते हैं। कुल मिलाकर इस हेडिंग का मीनिंग ये था कि भैया एक कोशिका आपको दे दी है, तो आप उस कोशिका को कैसे स्टडी करोगे, उस कोशिका में क्या क्या चीज देखोगे, वो चीज बताई हुई है। ठीक है, प्लीज अब थोड़ी देर के लिए अपने हाथों को विराम दे दीजिएगा, है ना। हाथ ऐसे ऐसे देखो, ऐसे करो, हाथ बड़े बड़े हाथों को ऐसे जोड़ो और पीछे कर दो। ठीक है, और सामने अपने मोबाइल को रख दो और ध्यान से सुनो। ठीक है प्रियंका, ठीक है कविता, समझ में आ गया? ओके, एक बार थम्स अप के साथ में प्लीज आप इस चीज पर मेरे साथ वो करेंगे। हाँ जी सर, प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस इंक्लूड नहीं किया है, कैसी बात कर रहा है? प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस इंक्लूड होता है बेटा, क्योंकि न्यूक्लियस इज ए पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, हाँ जी, इधर आइए, अब इधर ध्यान से सुनिएगा। बस बस, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चलिए देखिए, कोशिका का समग्र अवलोकन का मतलब क्या है कि जब हम एक सूक्ष्मदर्शी में, किसमें बेटा? सूक्ष्मदर्शी में, यानी माइक्रोस्कोप में जब एक कोशिका को देखते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें हमें दिखाई दे रही है। यहां पर एक प्याज की कोशिका की बात कर रखी है। किसकी कोशिका? प्याज की कोशिका। प्याज आपने देखा है, उसकी झिल्ली, एक पतली सी झिल्ली होती है। स्कूल में एक्सपेरिमेंट कराया जाता है लैब में, क्या पता आपके कराया कि नहीं कराया। अगर नहीं कराया तो कोई बात नहीं है, जस्ट इमेजिन करना, आपने प्याज लिया, प्याज के अंदर झिल्ली होती है, पतली सी मेम्ब्रेन होती है, उसको काटा और माइक्रोस्कोप में उसकी कोशिका को देखा। ओके, अब क्या क्या चीजें आपको दिखाई दे रही है वहां पर? तो इस पादप कोशिका में सबसे बाहर आपको दिखाई देती है कोशिका भित्ति। और ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि पादप कोशिका में सबसे बाहर वाली स्तर का नाम क्या होता है? कोशिका भित्ति होता है। आउटर मोस्ट लेयर जो होती है, सबसे बाहरी स्तर जो होती है पादप कोशिका की, उसका नाम क्या होता है? कोशिका भित्ति होता है, सेल वॉल होता है। ठीक है, चलिए अब इस कोशिका भित्ति, ये मान लेते हैं पादप कोशिका है, इसमें सबसे बाहर जो स्तर जो है वो कौन सी है? कोशिका भित्ति है। कोशिका भित्ति के नीचे अगली जो स्तर जो है वो कौन सी है? कोशिका झिल्ली है। डन, ये है कोशिका झिल्ली और इसके बाहर है कौन? कोशिका भित्ति। चलो जी, सिंपल सी बात थी, आराम से समझ में आ गई। आउटर मोस्ट लेयर कौन सी थी? कोशिका भित्ति, उसी के नीचे कौन है? कोशिका झिल्ली है। ठीक है, सिंपल। अब इसी ने ही एनसीईआरटी ने आगे एक और लाइन लिखी और बोला कि अगर मान लो तुम्हारा ये जो गाल है ना, प्यारे प्यारे गाल है, हाँ सर, इस गाल की अगर कोशिका ले ले। अब जरा सोच, गाल किसके होते हैं? पादपों के तो होते नहीं है, जंतुओं के ना, हम जंतुओं के अंतर्गत आते हैं, एनिमल्स के अंतर्गत आते हैं। तो हमारी अगर कोशिका लेंगे तो क्या हमारी कोशिका में बाहर कोशिका भित्ति मिलेगी? नहीं सर, बाहर कोशिका भित्ति नहीं होती। क्या नहीं होती? बाहर कोशिका भित्ति नहीं होती। तो एनिमल सेल में, अगर मैं एनिमल सेल की बात करूं, मनुष्य की गाल की कोशिका की बात करूं, तो हमारे अंदर कोशिका भित्ति तो होएगी नहीं। ये तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कोशिका भित्ति किस में होती है? पादपों में, जंतुओं में होती नहीं है। तो सीधी सी बात है, जंतु कोशिका में सबसे बाहर की तरफ कौन सी चीज है? केवल झिल्ली है। कौन है? केवल झिल्ली है, झिल्ली। कौन? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति नहीं है। इतनी सी बात समझ में आ गई। डंडना डंडन। अब आगे बढ़ते हैं। रुक जा, मैं अपने तरीके से पढ़ा रहा हूं, प्लीज मेरे अपने तरीके से पढ़ाने दीजिए, प्लीज, थोड़ी सी रिक्वेस्ट रहेगी। मत कमेंट करिए, मत कमेंट करिए। हाँ जी, प्लीज रुक जाइए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा तसल्ली रखिए। मैं नाम लूंगा, अच्छी बात लगेगी क्या? नहीं ना, थोड़ा सा रुक जाओ यार। इतना तो अपने टीचर की बात को सुन लो, क्योंकि धड़ धड़ कमेंट्स आ रहे हैं और मैं चाहता हूं कि प्लीज वेट करके सुन लो यार। अंशुपाल, राज एमबीबीएस, उज्जवल कुमार, नरेंद्र नागर, फिर वही बात है, नरेंद्र नागर। अच्छा नहीं लगता यार। नरेंद्र नागर, दिस इज लास्ट वार्निंग, मैं क्लास से बाहर भी निकाल सकता हूं, ठीक है? राज एमबीबीएस, आपको भी क्लास से बाहर निकाल सकता हूं, प्लीज डिस्टर्ब ना करें। या तो फिर एक काम है, सीधी सी बात है, मैं कमेंट सामने से हटा दूंगा, चैट बंद कर दूंगा, ठीक है? अच्छा नहीं लगता यार, दूसरा दिन है, डांट खाने का काम कर रहे हैं। प्लीज 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 प्लीज, टीचर बोल रहा है, इतना तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं कि टीचर बार बार प्लीज बोल रहा है कि थोड़ी देर के लिए पेशेंस रख ले, थोड़ी देर के लिए रुक जाए, मत बात करें। क्योंकि आपके बात करने से पता है क्या होता है? कितनी बार बता दिया, आपके बात करने से क्या होएगा? ये सामने जो चीज लिखी हुई है ये मेरे को दिखाई नहीं देगी, सारे कमेंट्स डिलीट हो जाएंगे। इसीलिए थोड़ी देर के लिए चैट बंद कर दीजिएगा, जो पढ़ने वाला है वो ध्यान से सुनेगा। चलिए,
तो वापस से आते हैं, ध्यान से सुनते हैं हमने यहां पर बात क्या करी है। देखिए, हम एक कोशिका का अवलोकन कर रहे हैं, कोशिका की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। मैंने एक प्याज की कोशिका ली और एक मैंने अपनी कोशिका ली। प्याज की कोशिका यानी पादप कोशिका, मेरी कोशिका यानी जंतु कोशिका। प्याज की कोशिका में सबसे बाहर कौन थी सर? कोशिका भित्ति थी। हाँ सर। कौन थी सबसे बाहर? कौन थी? कोशिका भित्ति थी। और अंदर कौन थी? झिल्ली थी। वहीं अगर मैं जंतु कोशिका की बात करता हूं तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति तो होगी नहीं, केवल कौन होगी? झिल्ली होगी। यहां से यहां तक इतनी सी बात लिखी हुई है। बताओ, इतनी सी बात में किसी को कोई कंफ्यूजन होएगा? मेरे ख्याल से इतनी सी बात में, सिंपल सी बात में किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है? ये दोनों प्रकार की कोशिका, मान लो दिस इज पादप कोशिका, मान लो ये एक पादप कोशिका है, ये जंतु कोशिका है। पादप कोशिका में भी कोशिका भित्ति, जंतु कोशिका में भी कोशिका भित्ति, लेकिन पादप कोशिका में कौन मिल रही थी? सॉरी, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं है। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली, जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली। जिसको ये बात भी समझ में नहीं आई है, ऐसे लिख देता हूं। ये देखिए, ये कोशिका झिल्ली, ये कौन है? कोशिका झिल्ली। और यहां पर भी कौन? कोशिका झिल्ली। लेकिन ये कौन है? कोशिका भित्ति। चलो, सिंपल सा था, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये कोशिका भित्ति है ग्रीन कलर की, और ये वाली लाल रंग की कौन है? कोशिका झिल्ली। अब ये प्लांट सेल के अंदर, ये एनिमल सेल के अंदर, ये मान लो गाल की कोशिका बताई हुई है हमारी एनसीईआरटी में, ये प्याज की कोशिका। सिंपल। आगे बढ़ते, क्या लिखा? प्रत्येक कोशिका के भीतर एक सघन झिल्ली युक्त संरचना मिलती है जिसे केंद्रक बोलते हैं। अब भैया, दोनों के अंदर क्या मिल रहा है? केंद्रक मिल रहा है, न्यूक्लियस। दोनों के अंदर। अभी हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात नहीं कर रहे हैं, अभी प्रोकैरियोटिक कोशिका स्टार्ट नहीं किया अभी हमने। हमें सिंपल यहां पर एक पादप कोशिका, एक जंतु कोशिका की बात करी। दोनों में केंद्रक है, दोनों में कोशिका झिल्ली है, लेकिन पादप कोशिका में बाहर कौन है? कोशिका भित्ति है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। केंद्रक मिल रहा है, कौन मिल रहा है? केंद्रक मिल रहा है। यहां तक देख लिया। अब केंद्रक के अंदर क्या मिलता है सर? केंद्रक में मिलते हैं गुणसूत्र, क्रोमोसोम, जो किससे बने होते हैं? आनुवांशिक पदार्थ, डीएनए से। अब ये जो केंद्रक है, इसके अंदर क्या मिल रहा है? डीएनए। सर, डीएनए क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ। सर, आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? मैंने कहा वो पदार्थ जो एक मम्मी पापा से बच्चे में जाता है, सिंपल शब्दों में जनक से संतान में जाता है। मेरे मम्मी पापा से मेरे अंदर एक मटेरियल आया जिसका नाम है डीएनए। वो मटेरियल जो एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी में जाता है उसको हम बोलते हैं आनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल, और वो कौन होता है? डीएनए होता है। अब वो डीएनए यहां पर मिलता है, वो डीएनए यहां पर मिल रहा है, और वो डीएनए जो यहां पर मिलता है वो एक संरचना बनाता है इस तरह की, जिसको हम क्या बोलते हैं? गुणसूत्र बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। बोले इतनी सी बात समझ में नहीं आई? समझ में? मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, मैं 10 बार रिपीट करूंगा, ध्यान से सुन। चैटिंग करेगा तो कोई फायदा नहीं। वापस से सुन। क्या बोला मैंने? बोला इस केंद्रक के अंदर, किसके अंदर? इस न्यूक्लियस के अंदर क्या मिल रहा है? जेनेटिक मटेरियल। आपने पूछा सर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? मैंने बोला हिंदी में जेनेटिक मटेरियल को बोलते हैं आनुवांशिक पदार्थ। आपने बोला कि सर जेनेटिक मटेरियल, आनुवांशिक पदार्थ, इसका मीनिंग क्या होता है? मैंने कहा देख, वो पदार्थ जो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाता है, वो पदार्थ जो जनक से यानी पेरेंट से किस में जाता है? आगे आने वाली संतान में जाता है। इतना सा मीनिंग समझ में आ गया? हाँ सर, सिंपल सी बात थी। उसको हम बोलते हैं डीएनए। सर, डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। सर, ये तो आपने इंग्लिश में लिख दिया, हिंदी में क्या बोलते हैं? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। सिर्फ एसिड की जगह वर्ड यूज में लिया हिंदी में अम्ल। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल हिंदी में, इंग्लिश में डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये इसकी फुल फॉर्म है डीएनए की। तो ये डीएनए इस केंद्रक के अंदर होता है, और ये डीएनए इस तरह की एक संरचना बना रहा है जिसका नाम है क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र। अब ये गुणसूत्र जो डीएनए से बने हुए, ये कहां पर मिल रहे हैं? सर, केंद्रक के अंदर मिल रहे हैं। लो जी, इतनी सी बात यहां पर लिखी हुई है। डंडना डंडन। डिटेल्ड में सब पढ़ेंगे, सारी चीजें डिटेल्ड में पढ़ेंगे, लेकिन जो यहां पर लाइनें लिखी हुई है मैं उसका मीनिंग समझा रहा हूं। अभी अपने तरीके से भी पढ़ेंगे। एक बार एनसीईआरटी को देख लेते हैं आगे। अब आगे एनसीईआरटी बोल रही कि देख भाई, 2 प्रकार की होती है कोशिका। आपने बोला सर कौन सी होती है 2 प्रकार की कोशिका? एक वो कोशिका जिसके अंदर सुविकसित केंद्रक मिल रहा था, एक वो कोशिका जिसके अंदर सुविकसित केंद्रक मिलता है,
और एक वो कोशिका जिसके अंदर सुविकसित केंद्रक नहीं मिलता है। जिसके अंदर मिलता है उसको हमने बोल दिया यूकैरियोटिक, और जिसके अंदर मिलता है, जिसके अंदर नहीं मिलता उसको हमने बोल दिया प्रोकैरियोटिक। सिंपल। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, सुविकसित केंद्रक नहीं होता, केंद्रक झिल्ली नहीं होती, वो क्या कहलाती है? प्रोकैरियोटिक। जिसके अंदर मिलता है उसको हमने बोल दिया यूकैरियोटिक। सर ये तो हमने 10th क्लास में या 9th क्लास में पढ़ा था। हाँ, वही सिंपल सी चीजें, वही तुम्हारी एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है। देखिए यहां पर क्या लिखा है, जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है, वो कोशिका जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक होता है उसे हम क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक। और जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं मिलता उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक। खत्म खल्ला। सिंपल सी लाइन है, सिंपल सी लाइन है। प्रोकैरियोटिक वो जिनमें केंद्रक नहीं मिलेगा, यूकैरियोटिक वो जिनमें केंद्रक मिलेगा। डंडन डंडन। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, यहां तक पढ़ लिए। आगे दोनों यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिका में इसके आयतन को घेरे हुए एक अर्ध तरल आव्यूह मिलता है जिसे कोशिका द्रव्य बोलते हैं। हाईलाइट कर दिया मैंने क्या कि ये जो दोनों प्रकार की कोशिका थी, इन दोनों प्रकार की कोशिकाओं में एक तरल मिल रहा है। यहां पर भी और यहां पर भी एक तरल मिल रहा है। अब इधर देखना, वर्ड पर फोकस करना है, एक एक शब्द पर फोकस करना है तुम्हें। एनसीईआरटी के एक एक शब्द पर फोकस करना है। 30 मिनट की क्लास होगी, उसके बाद डाउट को देखूंगा, ठीक है? तो फोकस करिएगा यहां पर। क्या दोनों प्रकार की कोशिका में एक तरल मिल रहा है। अब आप मुझे बताइए, आपने पानी देखा है? हां सर देखा है। आपने जेली देखी है? जेली, हां सर देखी है। पानी भी देखा है, जेली भी देखी है। पानी भी देखा है हमने और जेली भी देखी है। अब मैं तुमसे पूछता हूं, और तुमने पत्थर भी देखा है? हां सर। अब मुझे बता, तूने जल देखा? हां सर। तूने जेली देखी है? हां सर। और तूने पत्थर देखा है? हां सर। हां सर। जेली खाई है ना, टॉफियां आती है ना जेली की, है ना? अब आप मुझे बताएं इनमें से कौन तरल है, कौन ठोस है? आप सीधा बोलेंगे सर जल जो है वो एक लिक्विड है और पत्थर जो है वो एक ठोस है ना? सिंपल। पत्थर जो है वो तो एक ठोस पदार्थ है, जल जो है वो एक तरल पदार्थ है, लिक्विड है। अब आप मुझे बताएं जेली क्या है? जेली क्या ये प्रॉपर तरल होती है? क्या ये प्रॉपर तरल होती है, लिक्विड होती है, या ये प्रॉपर सॉलिड होती है, या इन दोनों के बीच की स्टेज होती है? सोच, क्या ये पूर्ण रूप से तरल होती है या पूर्ण रूप से ठोस होती है? सोच कैसी होती है? क्या ये अर्ध तरल ये होती है कि नहीं होती है? हाफ लिक्विड जैसी होती है, पूर्ण ठोस भी नहीं होती है, लिक्विडिटी होती है, तरलता तो होती है लेकिन पूर्ण तरलता नहीं होती है। कैसी होती है? ये अर्ध तरल होती है। अब बिल्कुल ऐसा ही अर्ध तरलीय पदार्थ, ना तो वो प्रॉपर तरल है ना ही वो प्रॉपर ठोस है, उनके बीच की स्टेज होती है जो थोड़ी सी ज्यादा तरलता दर्शाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अर्ध तरलीय पदार्थ। यहां पर ये जो अर्ध तरलीय पदार्थ मिल रहा है इसका नाम है क्या? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य। तो तुमको पढ़ना क्या है? तुमको एक एक लाइन को समझना है। क्या कि भैया दोनों प्रकार की कोशिकाओं में, कौन सी? प्रोकैरियोटिक भी और यूकैरियोटिक भी, दोनों कोशिकाओं में साफ साफ लिखा हुआ है इसके अंदर क्या मिल रहा है? एक अर्ध तरल आव्यूह का मतलब फैलाव। आव्यूह मींस फैला हुआ, अर्ध तरल फैला हुआ एक पदार्थ मिल रहा है जिसका नाम है कोशिका द्रव्य। सर कोशिका द्रव्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। बोल मेरे भाई, इतनी सी बात समझ में आई? हाँ बिल्कुल, म्यूकस जैसा। जैसे तुमने देखा होगा है ना, जब जुकाम होता है ना, कोल्ड होता है तो नाक में से कुछ निकलता है। हाँ सर। क्या वो बिल्कुल लिक्विड होता है? नहीं, थोड़ा सा गाढ़ापन होता है, बस इतना से बात समझनी थी। क्या? थोड़ा सा गाढ़ा लिक्विड, यूं समझ लो सिंपल भाषा में, थोड़ा सा गाढ़ा होएगा। लिक्विड कैसा होगा? थोड़ा सा गाढ़ा। और सिंपल भाई, तेने चाशनी देखी है कि नहीं देखी है? तेने चाशनी देखी है? हाँ सर। जिसमें गुलाब जामुन डाल दिए जाते हैं, बिल्कुल चाशनी जैसा थोड़ा सा गाढ़ा तरल होता है। कहां पर? यहां पर कोशिकाओं में। और इस गाढ़े तरल को हम क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। तो ये वर्ड जरूर याद रखना, अर्ध तरल आव्यूह क्या कहलाता है? कोशिका द्रव्य कहलाता है। डन। चलो आगे। दोनों पादप व जंतु कोशिका में कोशिका क्रिया हेतु कोशिका द्रव्य एक प्रमुख स्थल होता है। क्या सर? मतलब भाई ये कोशिका के अंदर काम होएगा?
सोच, एक कोशिका के अंदर फंक्शन होंगे, दिमाग लगाइए, एक कोशिका के अंदर जो भी कार्य होएगा, सर कौन सा कार्य होएगा? देख, प्रोटीन बनाना है। क्या बनाना है? प्रोटीन बनाना है, लिपिड बनाना है, हार्मोन बनाने हैं, एंजाइम बनाने हैं, जो भी बनाना है, तोड़ना है, जो भी निर्माण करना है, किसी चीज का निर्माण कर दिया, किसी चीज को तोड़ दिया, जैसे ग्लूकोज को तोड़ दिया, ग्लूकोज को बना दिया, हार्मोन को बना दिया, एंजाइम को बना दिया है, प्रोटीन्स को बना दिया, आरएनए को बना दिया। तो ये जो भी निर्माण होता है, जो भी चीजें बनाई जाती हैं या तोड़ी जाती है, ये कहां पर हो रही है? हाँ, एटीपी का निर्माण हो गया, ये कहां पर हो रहा है? सारा ये सारा का सारा फंक्शंस जो होती है, कोशिका की क्रियाएं जो होती हैं, फंक्शंस जो होते हैं, वो कहां पर हो रहे हैं? इसी अर्धतरल आव्यूह में हो रहे हैं, जिसका नाम है कोशिका द्रव्य। डन, मीनिंग समझ में आ गया। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? कोशिका के जीव अवस्था संबंधी विभिन्न रासायनिक अभिक्रिया यहीं पर होती है। इस लाइन पर फोकस करना। क्या? एक कोशिका की जीव अवस्था संबंधी विभिन्न रासायनिक क्रिया यहीं पर होती है। सर इस लाइन का मतलब क्या था? समझ में नहीं आया। मुझे एक बात बता, सोच, मुझे एक बात बता। अंकित कुमार को ये लाइन समझ में नहीं आई। सर हमको ये चीज समझ में नहीं आई सर। कोशिका क्रिया हेतु प्रमुख स्थल होता है। अरे बांगड़ू, इतनी सी बात तेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रही? एक कोशिका के अंदर फंक्शन कहां पर होंगे? इस कोशिका के इस तरल में होंगे कि नहीं होंगे? बस इतनी सी बात में क्या चीज समझ में नहीं आई तेरे को? सोच, तेरे घर में जो भी फंक्शन होते हैं, जो भी कार्य होते हैं, घर में खाना बनाना है, घर में जो भी होता है वो घर के चार दीवारी के अंदर होता है ना, कि बाहर रोड पर जाकर खाना बनाता है? घर में ही बना रहा है ना, एक चार दीवारी के अंदर बना रहा है ना। तो बस यही ये एक घर है, और इस घर के अंदर सारे के सारे फंक्शन कहां पर हो रहे हैं? इस द्रव्य में हो रहे हैं। खत्म, खल्लास, इतनी सी बात। बता, इसमें क्या समझ में नहीं आया तेरे को? समझने की कोशिश तो करना दोस्त। चलो डन, आगे बढ़े। आगे अब हम बोले कि सर ये वाली लाइन समझ में नहीं आई कि कोशिका की जीव अवस्था संबंधी विभिन्न रासायनिक क्रिया। आप मुझे बताइए, जीवन जीने के लिए कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है? तू जिंदा है, क्यों जिंदा है? तेरे अंदर कौन सी अभिक्रिया है जो तेरे को जिंदा रख रही है? बोलिए, तुम्हारे अंदर कौन सी ऐसी अभिक्रिया है जो तुम्हें जिंदा रख रही है? सर श्वसन। सर प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में क्या अंतर है? कल की क्लास ली थी राहुल नीट? कल की क्लास ली थी? कल की क्लास ली थी? ली थी। अगर ली होएगी तो ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा दोस्तों। कल की अगर क्लास ली है तो प्लीज ऐसे क्वेश्चन मत पूछिए, सर साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में क्या अंतर है? दोस्त कल ऑलरेडी तुमको बता दिया था कि इफ दिस इज साइटोप्लाज्म, जिसमें कोशिकांग होंगे, ये केंद्रक, ये कोशिका झिल्ली, ये मिलकर क्या बनाती है? सर जीव द्रव्य बनाती है, प्रोटोप्लाज्म बनाती है। हाँ जी, मैंने तुमसे पूछा कौन सी अभिक्रिया जो तुम्हें जिंदा रख रही है? तुम बोलोगे सर श्वसन। मैंने कहा यस, वो श्वसन कहां पर हो रहा है? कहां पर हो रहा है? सर कोशिका में हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? एक कोशिका के अंदर कहां पर हो रहा है? इस कोशिका के अंदर, कोशिका द्रव्य में कोई कोशिकांग होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। वो माइटोकॉन्ड्रिया कहां पर मिल रहा है? सर कोशिका द्रव्य में मिल रहा है। तो जीवन संबंधी अभिक्रिया, एक जीवन जीने के लिए अभिक्रियाएं कहां पर हो रही हैं? साइटोप्लाज्म में हो रही है। ये थी ये लाइन का मीनिंग। बताओ, एक जीवन अवस्था, एक जीव अवस्था, जिंदा रहने की अवस्था से संबंधित जो भी केमिकल रिएक्शंस होंगी वो कहां संपन्न होंगी? यही संपन्न होंगी। कहां? कोशिका द्रव्य में संपन्न होंगी। बोलिए जनाब, यहां से यहां तक किसको क्या दिक्कत है? बोलो, बोलिए, किसको क्या दिक्कत हो गई यहां से यहां तक की लाइन में? एक एक लाइन बोलकर पढ़ा रहा हूं भाई मैं तुमको। बोलो, किसको क्या दिक्कत हो गई? आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेल डन, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। चलें आगे। सर जी जैसे मछली सभी कार्य जल में करती है। हां बेटा। सर माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों बोलते हैं? रुक जा, अभी तसल्ली रख ले। अच्छा चल, मेरे को इतनी सी बात बता, मेरे को इतनी सी बात बता।
तो जिस जिले में रहता है वहां पर बिजली कहीं से बनती है, बिजली आती होगी, है कहीं बनती है, कहीं आती, कहीं से बिजली, बिजली घर बोलते हैं, बिजली घर, जहां से बिजली उत्पन्न होती है, पूरे जिले में बिजली आती है, उसको हम बिजली घर बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं, हाँ ऊर्जा ग्रह बोलते, शक्ति ग्रह बोलते, जहां शक्ति का निर्माण होता होगा। तो मेरे भाई एक सेल के अंदर जहां एनर्जी प्रोड्यूस होएगी उसको हम क्या बोलेंगे? पावर हाउस, शक्ति ग्रह। डन, ओके। चलिए सर, आव्यूह का मतलब फैलाव। अभी यार तुम सुनते नहीं हो क्या? अभी तो बोला आव्यूह का मतलब क्या है? फैलाव। एक अर्ध तरल जो फैला हुआ है कोशिका के अंदर, क्या कहला रहा है? कोशिका द्रव्य कहला रहा है। ठीक है, चलें आगे बढ़े। सर सुनो 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 सुनो, बोलो 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 बोलो। सर नोट्स भी बनाए, अभी पहले सुन लो। हे भगवान, कैसे बच्चे हैं यार, ये सुनते क्यों नहीं है? अरे तेरे को नोट्स दे दिए, तेरे से बोल रहा हूं सुन ले, जो चीज पढ़ा रहा हूं उसको सुन ले, सुनने के बाद में ये जो नोट्स हैं इनको कॉपी में लिख ले। और कैसे बताऊं मैं भाई, कैसे बताऊं? किसी और को लेकर आऊं तेरे को समझाने के लिए? मेरी बात नहीं समझ में आ रही था है? चलो जी आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां से यहां तक की लाइन पढ़ ली, आगे बढ़ रहे हैं आप। नेक्स्ट, अब देख यहां पर क्या लिखा हुआ है। अब यहां पर आगे बढ़ने से पहले आप में से कोई बच्चा मुझे ये बताइए, इन दोनों कोशिकाओं में से कहां पर माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा? जल्दी से बताओ। कहां पर हरित लवक मिलेगा? जल्दी से बताओ। कहां पर लाइसोसोम मिलेंगे? जल्दी से बताओ 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 बताओ। माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, लाइसोसोम, रसधानी, अंतःप्रेय द्रव्य जालिका, गोल्जीकाय, ये कहां पर मिलेंगे? यूकैरियोटिक में कि प्रोकैरियोटिक में? सोच, सिंपल सा प्रश्न था। आप सभी जानते हैं यार, 9th की चीजें, ये 9th की चीजें। क्या ये जो मैंने नाम लिए, माइटोकॉन्ड्रिया है ना, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट जिसको बोलते हैं, अंतःप्रेय द्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन तरीके से पढ़ेंगे ना, स्टेप वाइज। पहली क्लास में तूने 5वीं क्लास की चीजें नहीं पढ़ी थी ना, पहली क्लास में पहली क्लास की चीजें पढ़ी थी, तो स्टेप बाय स्टेप चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, सो ये सारे के सारे क्या मिलेंगे? ये क्या कहलाते हैं? कोशिकांग। क्या? कोशिका के अंग। किसके अंग? कोशिका। ये कोशिका के अंग कहलाते हैं, जिनको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? कोशिका अंगक, कोशिकांग। कहां पर मिल रहे हैं? सर यूकैरियोटिक कोशिका में मिल रहे हैं। कौन कौन? माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, अंतःप्रेय द्रव्य जालिका, गोल्जीकाय, लयनकाय। और आपको पते की और बात बता दे, ये जो मैंने वर्ड अभी यूज में लिए ना, ये सारे के सारे कोशिकांग जो होते हैं ये झिल्ली युक्त होते हैं। कैसे होते हैं? झिल्ली युक्त, मेम्ब्रेन से बने हुए होते हैं, झिल्लियों से बने होते हैं। तो झिल्ली युक्त कोशिकांग कहां पर मिल रहे हैं? सर यहां पर झिल्ली युक्त कोशिकांग मिल रहे हैं। सर यहां पर ये झिल्ली युक्त कोशिकांग मिल रहे हैं। ये इस तरीके से झिल्ली युक्त कोशिकांग मिल रहे हैं। किसमें? यूकैरियोटिक कोशिका में। इतनी सी बात अगर तूने समझ ली तो देख यहां पर क्या लिखा हुआ है, देख, पढ़ 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 मेरे साथ पढ़। देख, यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त? न्यूक्लियस के अलावा। किसके अतिरिक्त? न्यूक्लियस के अलावा झिल्ली युक्त संरचनाएं मिलती है, जिनको हम क्या बोलते हैं? कोशिकांग बोलते हैं। जैसे अंतःप्रेय द्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप बोलेंगे सर ये क्या है? इसी चैप्टर में पढ़ेंगे जब यूकैरियोटिक कोशिका पढ़ेंगे। सूत्रकणिका, जिनको हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, सर ये क्या है? मैंने कहा इसी चैप्टर में पढ़ेंगे आगे चलकर। सूक्ष्मकाय, माइक्रोबॉडीज, गोल्जी सम्मिश्र, गोल्जी बॉडीज, लयनकाय, लाइसोसोम, रसधानी, ये सारे के सारे झिल्ली युक्त कोशिकांग किसमें मिल रहे हैं? यूकैरियोटिक कोशिका में मिल रहे हैं। सर क्या ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में मिलते हैं? क्या ये इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जीकाय, अंतःप्रेय द्रव्य जालिका, लयनकाय, रसधानी, क्या यहां पर मिलती है? नहीं, झिल्ली युक्त कोशिकांग यहां पर नहीं मिलते हैं। झिल्ली युक्त कोशिकांग यहां पर नहीं मिलते हैं, याद रखना। डन, ये चीज यहां पर लिखी हुई है कि ये सारे के सारे कोशिकांग किसमें मिल रहे हैं? यूकैरियोटिक कोशिका में मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग का अभाव होता है। झिल्ली युक्त कोशिकांग का अभाव होता है। अब एक बालक ने बोला सर राइबोसोम तो मिलते हैं ना, सर राइबोसोम तो मिलते हैं ना यहां पर। लेकिन मेरे भाई राइबोसोम जो होते हैं ना,
वो झिल्ली युक्त नहीं होते हैं, झिल्लीहीन होते हैं। मेरे वर्ड पर फोकस कर। और टीचर मैं देखता हूं यार, और टीचर पढ़ 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 जल्दी 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 पढ़ा देते हैं। अभी आज शायद दूसरा तीसरा लेक्चर है और मेरी स्पीड बहुत स्लो है, धीरे से आराम से धीरे 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 कर कर पढ़ा रहा हूं, तेजी से भगा नहीं रहा हूं। समझ, वैसे ही ऑलरेडी मैं धीरे पढ़ाता हूं और धीरे पढ़ा रहा हूं, फिर भी तेरे को समझ में नहीं आ रहा तो क्या करूं बता। सिंपल सी बात थी, राइबोसोम में झिल्ली नहीं मिलती है, तो हमने क्या बोला कि यहां पर झिल्ली युक्त कोशिकांग है, यहां पर झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं है। यहां पर डन, क्लियर। चले आगे, चलिए सर यहां से यहां तक की लाइन भी क्लियर हो गई। यहां से यहां तक की लाइन में सिर्फ इतनी सी बात बता रखी थी कि भैया यूकैरियोटिक कोशिका में क्या मिलते हैं, कोशिकांग मिलते हैं। जैसे जैसे कौन से कोशिकांग मिलते हैं, झिल्ली युक्त कोशिकांग मिलते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे गोल्जी का है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे लाइसोसोम, जैसे माइक्रोबॉडीज, जैसे रसधानी वैक्यूल्स, ये सारे किसमें, झिल्ली युक्त कोशिकांग किसमें मिलते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये झिल्ली युक्त मेम्ब्रेन से बने हुए कोशिकांग नहीं है। ओके, डन 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 डन। चलिए पूरा पेज क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी खोलकर बैठे हो ना? हाँ जी, एनसीईआरटी खोलकर बैठे हो ना? हाँ जी, चलो जी आगे बढ़ते हैं। आगे ध्यान से सुनना, आगे लिखा हुआ है यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलता है। ले मेरे भाई, बात समझ में आ गई क्या? सर समझ में नहीं आया। मैंने कहा देख, ये दोनों कोशिकाओं में, यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली से आवृत, झिल्ली से आवृत का मतलब देख, तेरे को ये कोशिकांग दिख रहा है, हाँ इस कोशिकांग में देख, ये कोशिकांग है और इसमें ये झिल्ली मिल रही है। ओके सर, ये यहां पर मिल रहा है झिल्ली युक्त कोशिकांग, यहां पर नहीं थे, तो यहां पर कोई कोशिकांग है? हाँ है। कौन सा है? एक ऐसा कोशिकांग है, एक ऐसा कोशिकांग है, एक ऐसा कोशिकांग है जिसमें झिल्ली नहीं है, एक ऐसा कोशिकांग जिसमें झिल्ली नहीं है, जिसको हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम। एक ऐसा कोशिकांग जिसका नाम है राइबोसोम, जो यहां पर मिल रहा है और वो यहां पर भी मिल रहा है। राइबोसोम एक ऐसा कोशिकांग है जो झिल्ली से आवृत नहीं है, उस पर कोई झिल्ली नहीं है, यानी झिल्लीहीन बोलूंगा। हां सर, तो झिल्लीहीन कोशिकांग, कौन सा कोशिकांग, झिल्लीहीन कोशिकांग। झिल्लीहीन कोशिकांग कौन सा, राइबोसोम, जो यहां पर भी है, यहां पर भी है। यानी अब आप मुझे सीधा सीधा आंसर बताइएगा, देखते हैं कौन कौन आंसर देगा। जल्दी से आंसर बताइए। झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन सी कोशिका में और झिल्लीहीन कोशिकांग कौन सी कोशिका में? फटाफट सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। झिल्ली युक्त कोशिकांग किसमें है? फटाफट फटाफट फटाफट। सर पादप कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका है, बिल्कुल बिल्कुल है जी। जल्दी से, झिल्ली युक्त कोशिकांग किसमें है? यूकैरियोटिक कोशिका में। हाँ, चले दूसरा आंसर दीजिए। झिल्लीहीन कोशिकांग किसमें है? यूकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में। झिल्लीहीन कोशिकांग किसमें है? झिल्लीहीन कोशिकांग। हाँ जी, झिल्लीहीन कोशिकांग। सर झिल्लीहीन कोशिकांग दोनों में। अरे सामने लिखा हुआ है बांगड़ू, चीटिंग भी नहीं कर सकता क्या देखकर? हाँ, चीटिंग करने के लिए भी दिमाग लगाना पड़ता है। झिल्लीहीन कोशिकांग कौन? राइबोसोम दोनों में है, याद रखना। झिल्लीहीन कोशिकांग राइबोसोम दोनों में मिलता है और झिल्ली युक्त कोशिकांग किसमें मिलते हैं? यूकैरियोट्स में मिलते हैं। खत्म खल्लास, इतनी सी बात। चलो जी आगे बढ़ते हैं, यहां से यहां तक ये चीज लिखी हुई थी। आगे बढ़ते हैं। कोशिका के भीतर राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य ही नहीं बल्कि दोनों अंगक, हरित लवक, ओए होए होए, सूत्र कणिका, ओए होए होए, खुरदरी, अंतःप्रेद्रव्य जालिका, इनमें होते हैं। क्या सर समझ में नहीं आया? मैंने कहा इधर आ, यहां पर फोकस कर। कहां गया? ये रहा। तेरे को राइबोसोम दिखाई दे रहे हैं? हाँ सर राइबोसोम दिखाई दे रहे हैं। चल एक ब्लैंक पेज पर बनाते हैं हम, एक खाली पेज पर। ये रहा खाली पेज, इधर देखना, ध्यान से देखना। मान ले ये है हमारी यूकैरियोटिक कोशिका। ये यूकैरियोटिक है क्योंकि यहां केंद्रक है, ये प्रोकैरियोटिक है क्योंकि यहां पर केंद्रक नहीं है। ये कोशिका द्रव्य,
यहां पर भी कोशिका द्रव्य। ठीक है जी। हमने बोला कि भैया झिल्ली युक्त कोशिकांग कहां पर हैं? झिल्ली युक्त कोशिकांग कहां पर है? यहां पर है। कौन कौन से? इधर देखिएगा, मान लेते हैं इफ दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। ये कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। अभी पहला लेक्चर है यार, पहले दिन नहीं भगाऊंगा ना, समझ इस चीज को। चलो जी, बस सीधा पॉइंट पर आते हैं, सीधा पॉइंट पर आते हैं। और वो ये जो लाल रंग के मैंने तेरे को दिखाए हैं यहां पर, ये लाल रंग के हैं राइबोसोम। तेरे को दिखाई दे रहे हैं? हाँ सर। इन राइबोसोम के ऊपर कोई आवरण नहीं है, कोई झिल्ली नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। जरा सत्यम कुमार को क्लास से बाहर निकाल दीजिएगा। समझ में नहीं आ रहा सत्यम कुमार? डेमो दिखाना पड़ेगा क्लास में। हाँ जी, ये लाल रंग के है राइबोसोम। सर बाकी कौन कौन है? ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये कौन है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया है। ये आप जानते हैं कौन है? ये केंद्रक है। और ये जो सफेद रंग से बनाया है ये है ER। सर ER कौन होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। सर इंग्लिश में लिख दिया अंत प्रेद्रव्य जालिका। ठीक है, चलो सर। ये सर पीले रंग का कौन है? ये है हरित लवक। हरित लवक को सर इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्रकणिका। चलो जी, ये सारे नाम लिख दिए हैं। अब इधर देखना, क्वेश्चन मेरा ध्यान से सुनना, मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं। चलिए जी, फटाफट मुझे बताएंगे, कौन सा बच्चा बताएगा? ये प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये यूकैरियोटिक कोशिका। इन दोनों कोशिकाओं में से राइबोसोम आपको कहां कहां पर दिखाई दे रहा है? जल्दी से मुझे बताइए फटाफट। प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम कहां पर है और यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम कहां पर है? जल्दी से फटाफट बताइए। क्या आपको राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में, प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है उस प्रोकैरियोटिक कोशिका में कहां पर दिखाई दे रहा है? सर कोशिका द्रव्य में दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है? देख 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 जल्दी से देख। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका, इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम कहां पर है? इसके अंदर है। ये कौन है? सर ये कोशिका द्रव्य यहां पर है। हाँ सर। यूकैरियोटिक कोशिका में कहां पर दिखाई दे रहा है? जो यूकैरियोटिक कोशिका है उस यूकैरियोटिक कोशिका में कहां कहां दिखाई दे रहा है? देख, फोकस कर यहां पर। सर इसके अंदर दिखाई दे रहा है, लाल 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 राइबोसोम था, इसके अंदर दिखाई दे रहा है। किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और हरित लवक के अंदर। और सर अंतःप्रेय द्रव्य जालिका इस वाली पे दिखाई दे रहा है, इस पे नहीं दिखाई दे रहा, इस वाली पे। अब जरा फोकस कर, इन दोनों अंतःप्रेय द्रव्य जालिका को गौर से देख। इन दोनों अंतःप्रेय द्रव्य जालिका को गौर से देख। मैं तेरे को दोनों को जूम करके दिखा रहा हूं। इन दोनों सफेद रंग की जो अंतःप्रेय द्रव्य जालिका, इन दोनों को देख। इनमें से कोई अंतःप्रेय द्रव्य जालिका ऐसी है जिस पर राइबोसोम नहीं है? हाँ नहीं है। यहां पर राइबोसोम है? हाँ है। किसकी सतह कोमल होगी, चिकनी होगी, और किसकी सतह खुरदरी होगी? खुरदरी। सर इसकी खुरदरी है, इसकी चिकनी है। ऐसी अंतःप्रेय द्रव्य जालिका जिस पर राइबोसोम नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे? सर चिकनी अंतःप्रेय द्रव्य जालिका।
जिस पर राइबोसोम मिलेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? खुरदरी अंतःप्रेय द्रव्य जालिका। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो गुरु मैंने तेरे से यही तो पूछा, राइबोसोम कहां पर मिल रहे हैं? यहां पर इस यूकैरियोटिक कोशिका में। तो यूकैरियोटिक कोशिका में कहां कहां पर मिल रहे हैं? जरा जल्दी से मुझे बताइएगा, जल्दी से मुझे बताइए, इस यूकैरियोटिक कोशिका में कहां कहां पर मिल रहे हैं? सर माइटोकॉन्ड्रिया में मिल रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। सर क्लोरोप्लास्ट में मिल रहे हैं। सर क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? ये जिसको हम क्या बोल रहे हैं? हरित लवक। सर इसका काम क्या होता है? इस चैप्टर में पढ़ेंगे, प्रकाश संश्लेषण करेगा, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में होता है। और RER कौन है? खुरदरी अंतःप्रेय द्रव्य जालिका। सर इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मिलेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर नहीं मिलेंगे। डन, ये चीज समझ में आ गई। बताइए, क्या यहां पर कोई चीज की कमी दिख रही है? सोच के मुझे बता, क्या यहां पर तेरे को किसी चीज की कमी दिखाई दे रही है? यहां पर फटाफट मुझे बता, क्या यहां पर कुछ रह गया है? कुछ रह गया है? कुछ कोई कमी रह गई है? तुम में से किसी को कोई कमी दिख रही है यहां पर? कोई मुझे बताएगा? इट्स वाशु मीना, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। वैष्णवी साहू, बहुत ही बढ़िया। कईयों ने पकड़ लिया, कई नहीं पकड़ पाए। सर ये 3 तो लिख दिए आपने, माइटोकॉन्ड्रिया में भी दिख रहा है, हरित लवक में भी दिख रहा है, खुरदरी अंतःप्रेय द्रव्य जालिका में भी दिख रहा है, यहां पर भी तो है। ये क्या था सर? साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य में भी तो है। तो गुरु आपसे अगर कोई पूछे कि बताओ राइबोसोम कहां कहां मिलते हैं, तो मैं एक लाइन में ऐसा बोल सकता हूं कि राइबोसोम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और खुरदरी अंतःप्रेय द्रव्य जालिका में मिलते हैं। एक साथ मैंने बोला। अब यही चीज आपकी एनसीईआरटी में यहां पर लिखी हुई है, देख पढ़ क्या लिखा हुआ है। कोशिका के भीतर राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में ही नहीं, ऐसा नहीं है केवल कोशिका द्रव्य में ही मिलेगा, ना 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 ना, कोशिका द्रव्य में ही नहीं, बल्कि 2 अंगक, कौन से? हरित लवक जो किसमें मिलता है? पौधों में, और सूत्रकणिका जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, और खुरदरी अंतःप्रेय द्रव्य जालिका में भी मिलता है। बोलिए जनाब, क्या आपको ये लाइन समझ में आ गई? बोलो, आ गई समझ में? क्लियर है? जितने भी ड्रॉपर है उनको लग रहा होगा क्या सर इजी सी चीजें, हम तो ये सब कुछ जानते हैं। बेटा तुम जानते हो, लेकिन कई ऐसे बच्चे हैं जो नहीं जानते। तो मुझे बेसिक से स्टार्ट नहीं करना, बेसिक का भी नीचे जो लेवल होता है ना, बेसिक के भी जो नीचे लेवल होता है उससे नीचे से स्टार्ट करना है। तो आराम से तसल्ली से सुनते जाओ। हाँ जी। अब आप बताओ, यहां पर एनसीईआरटी ने एक मिस्टेक करी है। सोचो यहां पर एनसीईआरटी ने क्या मिस्टेक करी है। क्या यहां पर 2 की जगह 3 लिखना चाहिए था या नहीं लिखना चाहिए था? बताओ, 2 की जगह 3 लिखना चाहिए था कि 2 लिखना चाहिए था? बोलो, 2 आना चाहिए था कि 3 आना? सर 3 आना चाहिए था। क्या कि भैया एक तो हरित लवक, एक सूत्रकणिका, एक खुरदरी अंतःप्रेय द्रव्य जालिका। तो 2 की जगह क्या आना चाहिए था? 3 आना चाहिए था। सर फिर 2 क्यों लिखा? अब इसके बारे में जरा सोच। अगर ये कोशिका पादप कोशिका होती, कौन सी कोशिका है ये? पादप कोशिका। तो यहां पर राइबोसोम 3 कोशिका अंगकों पे है। भाई माइटोकॉन्ड्रिया पादप कोशिका में भी है, हरित लवक पादप कोशिका में भी है, खुरदरी अंतःप्रेय द्रव्य जालिका पादप कोशिका में भी है। लेकिन गुरु अगर मैं मेरी बात करूं, जरा सोच, क्या मेरी कोशिका में हरित लवक होगा? सोच, नहीं होगा ना। तो उस कंडीशन में कितने हो जाएंगे? केवल 2। कौन से? एक माइटोकॉन्ड्रिया और एक खुरदरी अंतःप्रेय द्रव्य जालिका। तो वहां पर जो 2 लिखा हुआ है ना, वो किस रेस्पेक्ट में लिखा है? एनिमल्स के रिस्पेक्ट में। वहीं अगर मैं प्लांट्स की बात करूं, जो यहां पर एनसीईआरटी ने ब्रैकेट में लिख दिया है, पौधों में, पर्टिकुलरली ब्रैकेट में लिख दिया पौधों में हरित लवक।
आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर मैं यहां पर 3 लिख देता, देखो ये गलती नहीं है, इसको मैं गलत नहीं बोलूंगा, एनसीईआरटी ने सोच समझकर यहां पर चीज लिखी है 2, 3 क्यों नहीं लिखा? सोच अगर यहां पर 3 लिख देता तो इसका मतलब तो पादप कोशिका में भी 3, जंतु कोशिका में भी 3, लेकिन क्या जंतु कोशिका में 3 कोशिका अंगकों में? नहीं, 2 में है। यानी 2 ऐसे कोशिका अंग के जिन पे तो मिलेगी ही मिलेगी। एक एक्स्ट्रा कोशिका अंगक जिसका नाम है हरित लवक, जो पौधों में होएगा उस पे भी मिलेगी। हाँ जी, ठीक है सर, फिर 3 होना चाहिए था। साइटोप्लाज्म कोशिका अंगक है, साइटोप्लाज्म कोशिका अंगक है, यहां पर कोशिका अंगक लिखा है बेटा, कोशिका अंगक की बात करी है। कोशिका द्रव्य में तो मिल ही रहा है, उसके अलावा कोशिका अंगक लिखा है, ठीक है। हाँ जी, चलो जी आगे बढ़े। ओके डन, आगे बढ़ते हैं, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर अगली लाइन जो लिखी हुई है वो चीज शायद आपको अभी समझ में नहीं आएगी, लेकिन जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा आपको ये चीज समझ में आएगी। ध्यान से सुनना, क्या चीज समझ में आएगी। ये है, देख बेटा, एक कोशिका, कौन सी? पादप कोशिका या जंतु कोशिका, कोई सी भी मान लो। ये पादप मान लो, नहीं सॉरी जंतु मान लो, पादप नहीं, कौन सी? जंतु कोशिका है। ये मेरी कोशिका है, मान लेते जंतु कोशिका है। इस जंतु कोशिका में ना एक कोशिकांग होता है जिसका नाम होता है, चलो मैं एक काम करता हूं, एक ही झटके में पूरी चीज समझा देता हूं। चलो जी, इफ दिस इज पादप कोशिका एंड दिस इज जंतु कोशिका, केंद्रक यहां भी, केंद्रक यहां भी, कोशिका द्रव्य यहां भी, कोशिका द्रव्य यहां भी, माइटोकॉन्ड्रिया यहां भी, माइटोकॉन्ड्रिया यहां भी। हरित लवक कहां जी? बताओ हरित लवक कहां जी? सर यहां पर हरित लवक है, यहां हरित लवक नहीं है। चलो ठीक है, सिंपल सी बात है। और कोशिका भित्ति कहां जी? सर यहां पर कोशिका भित्ति, ये है मान लो कोशिका भित्ति। अभी नामकरण कर दूंगा, पहले बनाने तो दे। और जरा देखना मेरे भाई, ये एक बड़ी सी संरचना जो एक प्लांट सेल का, एक पादप कोशिका का 90% एरिया कवर कर रही है, तेरे को दिखाई दे रही है? ये एक बड़ी सी संरचना जो एक प्लांट सेल का 90% एरिया कवर करती है। एक पादप कोशिका का 90% भाग जो था इस संरचना ने घेर लिया है। केंद्रक यहां पर बना देते हैं, ये रख केंद्रक। चलो जी डन। आइए एक और चीज, बस छोटी सी चीज और बनाने दे दोस्त, थोड़ा सा पेशेंस रखना पढ़ाई में और लाइफ में। चलो जी आइए फटाफट नामकरण करते हैं, जल्दी से नामकरण करते हैं। देखिएगा गुरु, यहां पर ये सबसे बाहर कौन? कोशिका भित्ति। हाँ सर, ये कोशिका भित्ति जो यहां पर है, यहां पर नहीं है। डन, यहां पर नहीं है। कौन नहीं है? जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं है। चलो जी पहली चीज। दूसरा, हरित लवक कहां पर है? ये हरित लवक है। ये कौन है? हरित लवक है। हाँ सर, ये यहां पर है, यहां पर नहीं है। हरित लवक क्या करता है? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, जिसमें खाना बनता है। तो पादप कोशिका स्वपोषी होती है ना, अपना खाना खुद बनाती है, यहां पर नहीं है। चलो जी, और एक बड़ी सी संरचना दिख रही है। हाँ सर, एक बड़ी संरचना दिख रही है जिसका नाम होता है रसधानी। सर इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वैक्यूल। वैक्यूल एक बड़ी सी संरचना जो एक प्लांट सेल का 90% एरिया कवर करती है, उसका नाम है रसधानी, वैक्यूल, जो यहां पर है। हाँ सर, यहां पर है। यहां पर दिखाई दे रही है? नहीं। तो 3 ऐसी चीजें जो यहां पर दिख रही थी जो यहां पर नहीं है, लेकिन एक ऐसी चीज जो यहां पर है। देखिए, ये दिख रही है संरचना? हाँ दिख रही है तुमको? अब इधर देख, ये क्या सर? बता मुझे,
ये मेरा एक हाथ ऐसे है, एक हाथ ऐसे है, क्या दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है? सोच, एक ऐसे है, एक ऐसे है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। हाँ सर बन रहा है ना? एक दूसरे के लंबवत है। हाँ है। ये दिख रही है दो संरचना। हाँ। सर इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा। नहीं, क्या बोलते हैं? तारक केंद्र, इंग्लिश में सेंट्रियोल। ठीक है सर। कितने दिखाई दे रहे? दो दिखाई दे रहे। ये भी तारक केंद्र है, ये भी तारक केंद्र है। कितने तारक केंद्र? सर दो तारक केंद्र हैं। और ये दो तारक केंद्र, कितने तारक केंद्र हैं? सर दो तारक केंद्र है। ये दो तारक केंद्र मिलकर क्या कहलाते हैं? तारककाय। ये दो तारक केंद्र मिलकर क्या कहलाते हैं? तारककाय। सर इंग्लिश में सेंट्रोसोम। जो यहां पर है, किसमें? यहां पर है, जंतु कोशिका में है, पादप कोशिका में नहीं है। तो मेरे भाई इतना सा डिफरेंस अगर तुमको समझ में आ गया तो तुमको ये चीज दिखाई दे रही है ना कि जंतु कोशिका में एक ऐसी चीज जो पादप कोशिका में नहीं है, पादप कोशिका में तीन ऐसी चीज जो जंतु कोशिका में नहीं है। इतनी सी बात तुमको समझ में आ गई। सर ये काम क्या करता है? ये कोशिका विभाजन में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है, कोशिका विभाजन में हेल्प करता है। डंडना डंडन पढ़ दे कि यहां पर ये लिखा हुआ है। जंतु कोशिका में झिल्ली रहित, अच्छा एक और चीज मैं बताना भूल गया, ये जो होता है ना तारककाय या तारक केंद्रीय, कैसे होते हैं? झिल्ली रहित होते हैं। इन पर भी झिल्ली नहीं मिलती, यानी झिल्ली हीन या झिल्ली रहित बोल दो। ठीक है, मेम्ब्रेनलेस, झिल्ली रहित, झिल्ली हीन एक ही मीनिंग होता है। ठीक है, तो याद रखना कौन? ये जो जंतु कोशिका जो होती है, उस जंतु कोशिका में झिल्ली रहित तारक केंद्र मिलते हैं। ठीक है, जो किस चीज में हेल्प कर रहे हैं? सर कोशिका विभाजन में सहायता करते हैं। अब कैसे सहायता करते हैं अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अगला चैप्टर यही पढ़ेंगे, कोशिका विभाजन वाला। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। सर लयनकाय क्या होता है? लयनकाय लाइसोसोम होता है बेटा, लाइसोसोम होता है जिसके अंदर पाचनीय एंजाइम होते हैं जो पाचन में हेल्प करते हैं। चल आगे, अब यहां से यहां तक की जो लाइन जो है, यहां से यहां तक की जो लाइन दे रखी है, यहां से यहां तक की जो लाइन दे रखी है, वो अगर आपने कल के नोट्स पढ़े होंगे तो नोट्स में यहां से यहां तक लिखा हुआ था। देखते हैं कितने बच्चों ने पढ़ा था। देख भाई वहां पर क्या लिखा हुआ है? सेल साइज। सर पेरोक्सिसोम क्या होते हैं? तने आज पूरा चैप्टर पढ़ना है। सूक्ष्म का नाम सुना है? माइक्रोबॉडीज, वो तीन प्रकार की होती है, पेरोक्सिसोम, ग्लाइओक्सिसोम, स्फीरोसोम्स, है ना, और भी होते हैं, ओलियोसोम्स भी होते हैं। वो इस चैप्टर का सबसे लास्ट पोर्शन है, तब वहां बताऊंगा। हाँ जी, सेल साइज की बात कर रहे हैं, सेल के साइज की माप देख रहे हैं। अगर तुमने कल के नोट्स अगर देखे हो तो वहां पर सिर्फ 5 अक्षरों में, 5 लाइनों में वो जो पैराग्राफ अभी दिखाया था वो 5 लाइनों में बता दिया। क्या? बैक्टीरिया कितना बड़ा? 3 से 5 माइक्रोमीटर का होता है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, कितनी? 0.3 माइक्रोमीटर की। सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग का अंडा। आरबीसी ह्यूमंस के अंदर इसका डायमीटर यानी व्यास कितना होता है? 7 माइक्रोमीटर। और सबसे लंबी कोशिका जिसका नाम है नर्व सेल यानी तंत्रिका कोशिका, जो लगभग 90 सेंटीमीटर के आसपास होती है। यह चीज यहां पर लिख दी थी मैंने। अब यही चीज आपकी एनसीईआरटी में यहां पर थोड़े शब्दों में लिखी हुई थी, तो एक बार पढ़ लेते हैं। आइएगा, देखिए यहां पर जो चीजें लिखी हुई हैं एक बार उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा है? कोशिका माप, आकार व कार्य की दृष्टि से काफी भिन्न भिन्न होती है। जरा सोच, क्या तेरी तंत्रिका कोशिका और तेरी किडनी की कोशिका, तेरी आंखों की कोशिका, तेरी त्वचा की कोशिका, क्या सारी की सारी सेम है? स्ट्रक्चर सेम है? उनका फंक्शन सेम है? नहीं, अलग अलग है ना, अलग अलग है ना। बस इतनी सी बात थी। अरे प्रिया सिंह, आप क्या चाह रहे हो बेटा? आप लोग समझ नहीं रहे हो। एक काम करो, पहले लिख लो, तुम लिख लो।
तुम लिख लो, एक काम करो। ये कह रहे सर आपके नोट समझ नहीं आ रहे, फाड़ के फेंक दे फिर। ये देखो सर लैपटॉप में क्लास नहीं चलेगी। देख बेटा, एक एक बच्चे को तो सेटिस्फाई कर नहीं सकता। चुपचाप अगर सुन लोगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी, चुपचाप ध्यान से सुन लोगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। तेरे को अगर नोट समझ में नहीं आ रहे तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है दोस्त। कल तेरे को ये नोट्स दिए थे, उसमें तेरे को ये सारी चीजें एक एक करके पढ़ा दी। इसमें तेरे को क्या चीज समझ में नहीं आई? ये तेरे को सारी चीजें बताई, सेल थ्योरी, पूरे कोशिका सिद्धांत बताया, वो भी तेरे को समझ में नहीं आया। तेरे को सेल का साइज समझ में नहीं आ रहा, बैक्टीरिया लिखा हुआ 3 से 5 माइक्रोमीटर, तेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। ओमनिस सेलुला ई सेलुलर नई कोशिका का निर्माण पूर्व उपस्थित कोशिका से हो रहा, तेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। अब बता मैं क्या कर सकता हूं? तेरे को अगर नहीं समझ में आ रहा तो अब इसमें मैं क्या करूं बता। अब तूने नहीं हिंदी इतनी सीखी कि नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से हो रहा, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता दोस्त। हाँ, तेरे को ये समझ में नहीं आ रहा होगा ना, क्योंकि अभी पढ़ाया नहीं है ना। पढ़ाऊंगा तभी तो समझ में आएगा। जो पढ़ा दिया वो तो समझ में आ गया होगा ना, जो नहीं पढ़ाया वो नहीं आया होगा। कोई बात नहीं, तो पढ़ाऊंगा ना दोस्त अभी। चलो जी आगे बढ़ते, इधर देखिएगा वापस से। देखिए यहां से यहां तक की जो लाइन है उसमें क्या लिखा हुआ है कि कोशिका जो है वो आकार और कार्य के आधार पर अलग अलग होती है। सबसे छोटी कोशिका कौन है? माइकोप्लाज्मा। सर क्वेश्चन कैसे बनेगा? सीधा डायरेक्टली नीट में प्रश्न पूछा गया है, सबसे छोटी कोशिका इस पृथ्वी पर कौन सी है? आप सीधा बोलेंगे माइकोप्लाज्मा। सर इसको पीपीएलओ बोला जाता है? हाँ बोला जाता है। अच्छा एक और चीज, पीपीएलओ क्या होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। ये सारा डिटेल में एक चैप्टर में आता है जिसका नाम होता है जीव जगत का वर्गीकरण, वहां पर और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना सा, माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम होता है पीपीएलओ। क्या होता है? तसल्ली रखना, पेशेंस रखना, एक एक करके सारी चीजें आएंगी। अभी सिर्फ इतना सा, सबसे छोटी कोशिका इस पृथ्वी पर है, उसका नाम है माइकोप्लाज्मा, जिसका आयतन जो होता है वो कितना होता है? 0.3 माइक्रोमीटर। क्या ये याद रखना है? बिल्कुल याद रखना है। कितना? 0.3 माइक्रोमीटर। जरा अरुण कुमार को क्लास से बाहर निकाल दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ जी नेक्स्ट, जीवाणु कोशिका जो होती है, बैक्टीरिया कितनी थी? 3 से 5 माइक्रोमीटर। कितनी थी? 3 से 5 माइक्रोमीटर लंबाई होती है किसकी? जीवाणु कोशिका की। कितनी होती है? 3 से 5 माइक्रोमीटर जीवाणु कोशिका की। चलिए नेक्स्ट, सबसे बड़ी कोशिका शतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका जो पृथक की गई, अलग की गई, सबसे बड़ी कोशिका कौन थी? हाँ जी, सबसे बड़ी कोशिका कौन है? शतुरमुर्ग का अंडा। सर ये शतुरमुर्ग क्या होता है? एक काम कर, गूगल पर डाल ऑस्ट्रिच, एक ऐसा पक्षी जो उड़ नहीं सकता, शुतुरमुर्ग, उसका जो अंडा जो होता है वो सबसे बड़ी कोशिका है। सर कितनी बड़ी कोशिका है? ये हमारी एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है। अगर तेरे को जानना है तो 15 से 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर लंबाई, 12 सेंटीमीटर चौड़ाई, इतना बड़ा। ठीक, तो सबसे बड़ी कोशिका कौन? ऑस्ट्रिच नहीं, ऑस्ट्रिच का एग, ऑस्ट्रिच का अंडा, 15 लंबाई, 12 चौड़ाई। ठीक है, चलिए जी। उसके बाद अगर मैं बहुकोशिकीय जीवों की बात करूं, जैसे मनुष्य की बात करते हैं, तो मनुष्यों में आरबीसी जो होती है, इसका व्यास याद रखना, ये लंबाई थी, ये लंबाई थी, ये लंबाई है किसकी? जीवाणु का। व्यास नहीं है, लंबाई है, लंबाई 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 लंबाई। कितनी है बेटा? 3 से 5 माइक्रोमीटर। यहां पर व्यास है, डायामीटर है, कितना है? 7 माइक्रोमीटर। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर लंबाई व्यास में क्या अंतर है? भाई थोड़ा बहुत तो मैथ्स पढ़ी होगी। ये बैक्टीरिया, हाँ सर, और ये मान ले हमारी आरबीसी है, तो ये हो गया इसका पूरा डायामीटर और ये हो गई इसकी लंबाई। डन? ओके जी, ओके। नेक्स्ट, चलिए जी, कहां तक पहुंच गए हम? यहां तक पहुंच गए।
तो आरबीसी, आरबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? लाल रक्त कोशिका या लाल रक्त कणिका, 7 माइक्रोमीटर इसका व्यास है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका। ये नहीं बताया कितनी लंबी, मैंने नोट्स में लिख दिया है सर कितनी लंबी, 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर के आसपास, यहां से लेकर आपके घुटने तक पहुंचती है तंत्रिका कोशिका। डन, यहां तक की बात थी। अब बताओ क्या आपको कोशिका के आकार सेम दिख रहे हैं अलग अलग? सर गोल है, दिखाई दे रहा है, गोल दिखाई दे रही है, हाँ सर ये लगभग गोल 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 गोल। नलिका, नलिकीय संरचना दिखाई दे रही है, नलिका के रूप में, नली के रूप में, हाँ सर। शाखित संरचना, शाखाएं निकली हुई संरचना दिखाई दे रही है, हाँ सर। स्तंभ के रूप में, ऐसे लंबे लंबे स्तंभ के रूप में दिखाई दे रही हैं, हाँ सर। वो कोशिका जिनकी आकृति नहीं होती है, निश्चित आकृति नहीं है, सर कौन से? अमीबा नाम सुना है ना, हाँ सर। कोई निश्चित आकृति होती है? नहीं। वो कोशिकाएं जो गोल भी हो सकती हैं और द्विअवतल भी होती हैं। सर द्विअवतल कौन सी होती है? आरबीसी। सर द्विअवतल कैसी होती है? आजा दिखाता हूं तेरे को। सर द्विअवतल कैसी होती है? आजा दिखा रहा हूं तेरे को, दिखा रहा हूं। आरबीसी, यही ले लेते हैं। ये रही आपकी आरबीसी। ये इस तरीके से इधर भी गड्ढा और इधर भी गड्ढा, दोनों तरफ गड्ढा दिखाई दे रहा है तुमको। इधर भी गड्ढा है, इधर भी गड्ढा है, दोनों तरफ से गड्ढा मिल रहा है। ये क्या होती है? द्विअवतल होती है, बाई कॉनकेव होती है। कौन सी? परिपक्व आरबीसी। परिपक्व आरबीसी, जो नई नई आरबीसी बनती है ना, वो गोलाकार होती है। ये देख, तेरे को आरबीसी दोनों तरह की दिखाई दे रही है। यहां पर जूम करके देख, जूम करके देख, तेरे को आरबीसी यहां पर दोनों तरह की दिखाई देंगी। एक आरबीसी तेरे को गोल दिखाई दे रही है, हाँ। एक द्विअवतल दिखाई दे रही है, हाँ सर गड्ढा पड़ गया, हाँ। ये गोल कौन सी होती है? एक आरबीसी जो नई नई बनती है ना, नई नई, उसको हम क्या बोलते हैं? वो कैसी होती है? गोलाकार होती है, गोल होती है। लेकिन वही आरबीसी जो नई नई बनी थी, जब वो बाद में मैच्योर हो जाएगी तो कैसी हो जाती है? द्विअवतल। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों, है ना, ऐसा क्यों? उसका रीजन अगर अभी बताया तो समझ में नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा समझ में। बस इतना सा याद रखना, जो ड्रॉपर होंगे वो जानते होंगे। ऐसा इसलिए कि जब परिपक्वन होता है तो आवरण, झिल्ली जो होती है अंदर की तरफ धंसती है दोनों तरफ से, क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए, जिसमें केंद्रक नष्ट हो जाता है। इसलिए बोला था नहीं समझ में आएगा। तो अभी सिर्फ इतना सा कि नई नवेली आरबीसी कैसी, नई नई न्यूली फॉर्म्ड आरबीसी कैसी होती है? गोलाकार होती है। जबकि परिपक्व आरबीसी कैसी होती है? द्विअवतल होती है। और इस आरबीसी में जब डिफेक्ट आ जाता है, कैसा डिफेक्ट आ जाता है? सर ये आरबीसी ऐसी हो जाती है हंसने के जैसी, जैसे हंस रही हो, ही कैसे? हंसती हुई आकृति, है ना, हंसती हुई, दराती के जैसी। तो उसको हम बोलते हैं सिकल सेल। क्या बोलते हैं? दराती कोशिका। ठीक है, चलो जी। अलग अलग कोशिकाओं का अलग अलग आकार होता है। यहां पर लिखा हुआ है कोई बिंबाकार होती है। बिंबा मींस इस तरीके से डिस्क। डिस्क देखिए, जैसे आपने थाली होती है, थाली होती है, वो क्या होती है? बिंब आकार की होती है, डिस्क शेप। ठीक है। बहुभुजी, बहुभुजी मींस इस तरीके से कई सारी भुजाएं हैं। घनाभ, धागे के समान, स्तंभी, क्या, जिसकी कोई आकृति नहीं है। तो अलग अलग आकार की होती है कोई कोशिका। जैसे आरबीसी कैसी होती है? गोल भी होती है, द्विअवतल भी होती है। अमीबा कैसी होती है? जिसकी कोई आकृति नहीं होती है। हमारी जो उपकला होती है, उपकला मीन्स, अब देखो छोटी छोटी चीजों को समझना पड़ेगा। उपकला मीन्स एक ऐसी कोशिका, एक ऐसे ऊतक जो हमारा आवरण बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं उपकला, एपिथेलियम्स। ठीक है।
तीन तरह की होती है, चपटी भी होती है, स्तंभाकार भी होती है, घना आकार भी होती है। अभी सिर्फ इतना सा बेटा जी, हमारे अंदर स्तंभाकार उपकलाएं मिलती हैं जो लंबी लंबी इस तरीके से होती है। तंत्रिका कोशिका कैसी होती है? शाखित होती है, शाखाएं निकली होती है। और जाइलम, अगर आपने नाम सुना हो, जाइलम सुना है ना, तो जाइलम का एक भाग होता है जिसका नाम होता है वाहिनिका, ट्रैकीड्स बोला जाता है, नलिका के जैसी होती है। और पादपों में जहां प्रकाश संश्लेषण होता है उन कोशिकाओं का नाम होता है पर्ण मध्योतक कोशिका, जो गोल आकृति की होती है। तो यहां से यहां तक की लाइन में आपको कुछ डाटा दिया हुआ था। यह डाटा यहां पर बताया हुआ था कि सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा कितनी, 0.3 माइक्रोमीटर लंबाई। सामान्य जीवाणु की लंबाई 3 से 5 माइक्रोमीटर। हमारे अंदर आरबीसी की व्यास, लंबाई नहीं व्यास, कितना, 7 माइक्रोमीटर। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। ये यहां पर बताया हुआ कुछ डाटा और आकृतियां बताई हुई है, डन डना डन डन। ये खत्म होता है आपका टॉपिक कौन सा? कोशिका का समग्र अवलोकन। अब मैं चाहता तो मात्र सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट में ही मैं ये खत्म कर सकता था। और 15 से 20 मिनट में अगर मैं ये खत्म कर देता तो आप में से हजारों ऐसे बच्चे होते जिनको ये चीज समझ में नहीं आती, इसलिए आराम से पढ़ाया। अब इसके बाद अब आप मुझे बताइए, क्या आपका हैशटैग डाउट है? बोलिए जनाब। आरबीसी में कोशिकांग पाया जाएगा? नहीं बेटा, आरबीसी में कोशिकांग नहीं पाया जाता है। वो केवल गमन करती हैं, एक लिक्विड के अंदर, एक तरल के अंदर। हाँ जी सर, प्लांट सेल में जब सेंट्रोसोम नहीं होता तो वहां पर विभाजन कौन कराता है? सर ये तारक काय जो था, सेंट्रोसोम जो था, ये विभाजन से संबंधित था। तो यहां पर तो विभाजन हो जाएगा। क्या यहां पर फिर विभाजन नहीं होगा? विभाजन तो फिर वो कौन कराता है? तो वो काम कौन करती है? पोलर कैप। उनका नाम क्या होता है? ध्रुवीय पोलर कैप बोला जाता है उनको। सर प्रैक्टिस क्वेश्चन सेल साइकिल सेल डिवीजन का डाल दिया? नहीं भैया, कैसी बात कर रहे हैं सर? धागे वाली सेल, अरे यार ये अभी तेरे को दिखाइए, धागेदार सेल थी, धागे नुमा संरचना है। हाँ जी सर, अमीबा में WBC होता है? अमीबा में WBC होता है? पगला गया है क्या? कैसे क्वेश्चन पूछता है? ये बोल कि अमीबा के जैसी होती है WBC, जैसे अमीबा की अनियमित आकृति होती है, ऐसे हमारे अंदर जो WBC होती है वो भी अमीबा के जैसी अनियमित आकृति की होती है। कूटपाद बनते स्यूडोपोडिया, जो तुमने 10वीं कक्षा में पढ़ेंगे। सर हमारी बॉडी में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? बेटा काउंट नहीं करी मैंने अभी तक कितनी होती है। मुझे आपके नोट्स नहीं मिले, कल बता दिया था, कल की क्लास में कैसे मिलेंगे। वीडियो क्वालिटी को और डेवलप करा दीजिए। है वीडियो क्वालिटी अगर डेवलप करा दी ना तो आधे से ज्यादा बच्चे, उनका डाटा खत्म हो जाएगा। सर इंग्लिश भी पढ़ाइए थोड़ा सा, इंग्लिश मीडियम में जाकर पढ़ना चाहिए था आपको। बताओ, अब इसको इंग्लिश भी चाहिए। तेरे को सूत्रकणिका को माइटोकॉन्ड्रिया बोल रहा हूं, हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट बोल रहा हूं, प्लांट पादप कोशिका इतना तो समझ ले, प्लांट सेल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्राय द्रव्य जालिका, राइबोसोम, राइबोसोम बोल रहा हूं। कौन सी अंग्रेजी चाहिए भाई? एनसीईआरटी संपूर्ण ऑल चैप्टर्स की दे दीजिए। ऑल चैप्टर्स की एकदम से नहीं डल पाएगी, एक एक चैप्टर की डल पाएगी, जैसे जैसे चैप्टर डलेंगे वैसे वैसे डलेगी। रसधानी का कार्य क्या होता है? रस को संग्रहित करना। सर सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे के समान होती है। सर सबसे बड़ी कोशिका जो होती है, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे के समान होती है। मतलब शुतुरमुर्ग के अंडे के समान मींस, अब ऐसा नहीं है कि कोई अलग कोशिका है जो शुतुरमुर्ग के अंडे के समान है, वही शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है वो सबसे बड़ी कोशिका है। सेंट्रोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी होते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगा, क्या प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिकांग मिलते हैं? सर सेंट्रोसोम तो झिल्लीहीन था, तो राइबोसोम भी झिल्लीहीन था। राइबोसोम तो मिल रहा था, क्या सेंट्रोसोम मिलते हैं? नहीं, सेंट्रोसोम नहीं मिलते हैं। बॉबी जाटा
लास्ट एंड फाइनल वार्निंग, ठीक है। बिंबाकार बता दिया मैंने आपको, डिस्क शेप, जैसे आपके घर में वो जिस थाली जो होती है, थाली के आकार की। हाँ जी सर, ह्यूमंस में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, ओवम, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, शुक्राणु स्पर्म। आरबीसी क्या है? लाल रक्त कणिकाएं। तेरे रक्त जो लाल रंग का है ना, तेरा ब्लड लाल रंग का, वो किसके कारण है? आरबीसी के कारण। संज्ञान का मतलब क्या होता है? कि ज्ञान अर्जित करना। अब किसी का अगर डाउट नहीं क्लियर हो रहा है तो एक और चीज और सुन लीजिएगा। कल आऊंगा और कल मैं आपको एक टेलीग्राम का ग्रुप दूंगा। क्या बोला मैंने? कल मैं आऊंगा, आपको एक टेलीग्राम का ग्रुप दूंगा। पहले मेरी बात को सुन लेना, पहले एक बार मेरी बात को सुन लेना। कल मैं आपको एक टेलीग्राम का ग्रुप बताऊंगा और उस ग्रुप का नाम जो होएगा वो मैं आपको कल बता दूंगा। उस ग्रुप में आप अपने डाउट्स पूछेंगे, ठीक है? आप अपने डाउट्स पूछेंगे, वो बच्चे जिनके यहां पर लाइव क्लास में डाउट सॉल्व ना हो पाए, ठीक है? यही चाहते हो ना कि सर आप हमारा डाउट देख नहीं पा रहे हो। हाँ भाई, हजारों की तादाद में बच्चे, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। किसी का अगर नहीं देख पाया तो आप तो भन्ना जाएंगे, ओए हमारा जवाब नहीं देते हो। इसीलिए कल आपको टेलीग्राम का एक ग्रुप मिल जाएगा, उस ग्रुप में आप क्या करेंगे? अपने डाउट्स पूछ लेंगे, ठीक है? ओके जी। सर आरबीसी की स्माइल वाला आकार बता दीजिए। आरबीसी का जब आकार बदल जाता है, एक आनुवांशिक रोग होता है, एक जेनेटिकल डिसऑर्डर होता है जिसका नाम होता है सिकल सेल एनीमिया। याद रखना, कौन सा? सिकल सेल एनीमिया, जिसमें आरबीसी का आकार बदल जाता है, हस्याकार हो जाता है, हंसने के जैसा हो जाता है, जिसको हम दराती कोशिका अरक्तता भी बोलते हैं। आप में से कई बच्चों ने दराती देखी होगी, घास फूस को काटने के लिए दराती का इस्तेमाल किया जाता है, काटने के लिए। उसके जैसी आकार हो जाती है, या हंसने के जैसा आकार हो जाता है। हास्याकार हो जाता है। सर पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम पैक्टेट, कई सारी चीजें होती हैं। हाँ जी सर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी राइबोसोम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा होता है। इफ दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिख रहा है तेरे को ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? हाँ सर दिख रहा है। क्या तेरे को ये झिल्ली में दिख रहा है? हाँ सर ये झिल्ली में दिख रहा है। झिल्ली दिख रही है? हाँ। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मैंने ये जोड़ दिए। क्या जोड़ दिए? राइबोसोम जोड़ दिए। राइबोसोम इसके अंदर नहीं डाले हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक के अंदर होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस से जुड़े रहते हैं। कल रैंक का पूछा प्लीज, सॉरी। अरे इट्स ओके यार, ठीक है, इट्स ओके, नॉर्मल सी बात है, चिल मार यार। सर हास्याकार होने से क्या होएगा? मर जाएगा व्यक्ति सिकल सेल एनीमिया में। क्यों मर जाएगा सर? सोचिए, एक रक्त नलिका है। हाँ सर। ये रक्त नलिका विभाजित हो गई। हाँ सर। अब इसके अंदर अगर आरबीसी कैसी थी? द्विअवतल थी, इस तरीके से द्विअवतल थी, तो ये आराम से बहती हुई आगे चली जाएंगी। लेकिन अगर इनका आकार कैसा हो गया? हास्याकार अगर हो गया तो ये क्या हो जाएंगी? यहां पर अटक सकती है, और यहां पर अगर ये अटक गई, हास्याकार अगर आकृति हो गई, यहां पर अटक गई, इनकी सरफेस कैसी होती है? थोड़ी सी पॉइंटेड होती है। तो अगर ये अटक गई तो ब्लड का फ्लो रुक जाएगा। एमपी बोर्ड में 64% बने हैं। क्या हम लायक हैं या नहीं? हां प्रभु आप लायक हैं। असंक्रांति का मतलब क्या होता है? असंक्रांति ये पूछ रहा है, ये लिखा हुआ असमाकृति, ये लिखा हुआ ना असमाकृति। असमाकृति मीन्स असमान आकृति। जरा देख, तेरे को यहां पर ये कोशिकाएं कैसी दिख रही है? गोल 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 दिख रही है। हाँ सर।
अब ये वाली देख, ये कोशिका ऐसी थी, ये कोशिका ऐसे थी, ये कोशिका ऐसे थी, ये कोशिका ऐसे थी। क्या ये कोशिकाएं समान आकृति की है कि असमान आकृति की? असमान आकृति को असमाकृति बोल दिया है। ठीक है, अमीबा में होता है ऐसा। सर एम्स तक कैसे जाएं? बेटा जहां पर भी रहता है वहां पर परिवहन निगम के पास में जा, जहां से बस चलती है वहां पर टिकट पूछना एम्स की, जहां जिस भी एम्स में तेरे को जाना है वहां पर टिकट खरीदो, जाओ बस में बैठो और जाकर पहुंच जाओ। एम्स में कैसे जाएं यार? कैसी बात कर रहा है? एम्स में जाने के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, जाने के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। सर साइक्लोसिस क्या होता है? मेरे भाई तेरे को ये कोशिका दिखाई दे रही है? हाँ सर ये कोशिका दिखाई दे रही है। इस कोशिका के अंदर केंद्रक दिखाई दे रहा है? हाँ केंद्रक। ये कौन है? यूकैरियोटिक कोशिका। ये कौन है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब मुझे बताए यहां पर कोशिका द्रव्य था? हाँ सर कोशिका द्रव्य है। यहां पर भी कोशिका द्रव्य है? हाँ। अब कोशिका द्रव्य अगर घूमेगा, मूव कर रहा है, कौन मूव कर रहा है? कोशिका द्रव्य। तो ऐसी गति को हम क्या बोलते हैं? साइक्लोसिस। हिंदी में समझ, इंग्लिश में समझ में नहीं आता, हिंदी में आसानी से समझ में आ जाता है। इसको साइक्लोसिस को हिंदी में बोलते हैं कोशिका द्रव्य गति। डन। तो कोशिका द्रव्य गति साइक्लोसिस जो कहां पर होती है? यूकैरियोटिक कोशिका में होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होती है। सर जूलॉजी कौन पढ़ाएगा? बेटा सब कुछ हम ही पढ़ाएंगे और कोई नहीं पढ़ाएगा। अब ठीक है, अब आज के बाद यहां पर अगर किसी ने सवाल पूछा ना कि ये कौन पढ़ाएगा बायो में, वो कौन पढ़ाएगा, मैं पढ़ाऊंगा। तेरे को पढ़ना है तो पढ़, नहीं पढ़ना तो बंद कर दे। हाँ जी। अरे ये समझ ही नहीं रही, सारी चीजें आगे आने वाली हैं, सब कुछ आगे आने वाला है। सर सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की, कोलेस्ट्रॉल की। अब तो पूछेगा कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? एक प्रकार का लिपिड होता है। अब तो पूछेगा लिपिड क्या होता है? जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से बना होता है। सर ग्लिसरॉल क्या होता है? फैटी एसिड क्या होता है? तो हर प्रश्न के साथ नए नए प्रश्न बनते जाएंगे, तो थोड़ा सा तसल्ली रख, सारी चीजें आएंगी। ठीक है सर। रिक्तिका राजधानी एक ही चीजें नहीं, अलग अलग है। अगर एक खाली चीज के अंदर, ये खाली है, थैली के जैसी संरचना है, थैली समान, अंदर कुछ नहीं है, इसको हम बोलेंगे रिक्तिका। और इसके अंदर अगर मैं रस भर दूं, जल भर दूं, रस भर दूं, केमिकल्स डाल दूं यहां पर, तो ये क्या कहलाएगी? राजधानी। माइक्रोबॉडी क्या है? इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है माइक्रोबॉडी। एक काम कर, एनसीईआरटी खोल, एनसीईआरटी में इसी चैप्टर का सबसे लास्ट हेडिंग देख, क्या लिखी हुई है? माइक्रोबॉडीज, है ना, सूक्ष्मकाय। जब आएगा तो पढ़ाएंगे। सर मैं आपको एक मोर पंख वाली झाड़ू ला के देता हूँ, वो जो बाबा झाड़ू फूक कर देना, एक बार घुमा दो, पूरा बायोलॉजी आज ही एक ही दिन में खत्म। कल मैं फिजिक्स में घुमा दूंगा, बस परसों नीट का एग्जाम। इनको लग रहा है परसों नीट का एग्जाम है, 2 दिन में ही हम सब कुछ पढ़ लेते हैं। यार कितनी बार बताए, तसल्ली से पढ़ लो, आराम से पढ़ लो, जो चीज समझा रहा हूं उससे रिलेटेड डाउट्स पूछो ना यार। सर प्लीज पिक माई क्वेश्चन। ओके जी, बताइए आपका क्वेश्चन। सर एनिमेशन से ज्यादा समझ में आता है। कौन से एनिमेशन से? इससे समझ में आ गया? आरबीसी, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी सर, आपने जो नोट्स दिए हैं वो लिख लिए, उन्हीं से रिवीजन करना है। हाँ जी सर। पोलर कैप क्या होती हैं? यार हे भगवान मेरी अम्मा, क्या बेटा पूरे साल भर ऐसे करोगे मेरे साथ? ऐसी जाति करोगे? तुमको अभी इतनी सी बात बताई कि तारक काय। अच्छा मेरे को ये बता, तारक काय जानता है? जो 2 तारक केंद्र से बना हो। तारक केंद्र किससे बना हो? जानता है? नहीं ना, आएगा, थोड़ा पेशेंस रख। तारक काय, मैंने जस्ट इतनी सी बात बताई। तारक का एक संरचना जो 2 तारक केंद्र से बनी है, जो कोशिका विभाजन में हेल्प करती है। सर ये जंतु कोशिका में होती है, तो पादप कोशिका में जब ये नहीं होती तो कौन हेल्प करता है? मैंने बोला पोलर कैप। अब तो पूछेगा पोलर कैप क्या होता है? जब तारक काय पढ़ाऊंगा तब उसके साथ साथ बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखना लाइफ में भी और पढ़ाई में भी। ठीक है, ओके। चलिए जी आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट, अब हम यहां पर पढ़ने वाले हैं, इसके बाद ये वाला टॉपिक हमारा खत्म हो गया, कोशिका का समग्र अवलोकन। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक आता है वो आता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बीच में अंतर। ठीक है, आइए अब हम पहले यहां पर जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वो नहीं पढ़ेंगे, पहले हम अपने तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे? अपने तरीके से पढ़ेंगे। क्या? प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बीच में अंतर जो है वो आपको मैंने दे दिया है। कहां पर दिया है? इन नोट्स में दे दिया। ये देख, प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर है ना। यहां पर जो चीजें लिखी हुई हैं तुमको समझ में नहीं आई होंगी, हो सकता है किसी को आई हो सकता है किसी को नहीं आई हो। जिनको आ गई अच्छी बात, जिनको नहीं आई अब पढ़ाऊंगा ना तभी तो समझ में आएगी। चलिए जी, आइए किसकी बात कर रहे हैं बेटा यहां पर? सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका। कहां गया? हाँ, प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात कर रहे हैं। सर क्या होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका? यहां पर जो चीजें लिखी हुई हैं वो सारी की सारी चीजें हम एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने तरीके से पढ़ते हैं, फिर एनसीईआरटी पर पहुंचेंगे। ठीक है, आइए जी, प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात कर रहे हैं। ये बात करने से पहले प्रश्न कुछ होंगे। सर हैंड रिटन नोट्स नहीं मिलेंगे ऐप में? यार कसम से मैं तो पिटाई लगा दूंगा तेरे को। ये तेरे को क्या दिखाई दे रहे हैं बे? हैं? ये क्या है? हैंड रिटन नहीं दिख रहे? और कौन से हैंड रिटन तेरे को अलग से चाहिए? कैसे संतुष्ट करूं मैं, बताओ मेरे को। एक ही चीज को 10-10 बार बताना पड़ रहा है, एक ही चीज को बार बार बताना पड़ रहा है। सर कोशिका पंजर क्या होता है? कोशिका पंजर मीन्स एक ऐसी संरचना जो कोशिका की आकृति को बनाए रखती है, जिसको हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। ठीक है, तो यही कह रहा है ना सर, यहां पर आपने नोट्स में लिखा हुआ है कोशिका पंजर। सर हमको वो समझ में नहीं आया। कहां पर लिखा हुआ है? यहां पर कोशिका पंजर। हमको ये समझ में नहीं आया, मैंने तेरे को समझाया, अब समझाऊंगा ना, तो थोड़ा सा पेशेंस रख लो यार। तुम लगातार स्पैम करते हो तो नहीं दिखाई देगा। चलो आइए, हाँ जी, किसकी बात कर रहे हैं बेटा? प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करने वाले हैं। कहां गया? हाँ, प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करने वाले हैं। आइए ध्यान से सुनिएगा। चल, तो सबसे पहला क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? इसके बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं, आप में से कितने बच्चों ने ये नाम सुना हुआ है? R.H. विटेकर। आप में से कितने बच्चों ने ये नाम सुना हुआ है? R.H. विटेकर सुना हुआ है? बताइए, आप में से कितने बच्चों ने ये नाम सुना हुआ है? जरा थम्स अप के साथ में हमको बताइएगा, आप में से कितने बच्चों ने सुना हुआ है? क्या बात है। सुना हुआ है सभी ने? ठीक है जी। सर ये कौन है बेटा? ये एक वैज्ञानिक है जिन्होंने इस पृथ्वी पर जितने भी जीव मिल रहे थे उनको 5 समूह में बांटा। क्या दिया इन्होंने? 5 जगत वर्गीकरण। सभी ने सुना हुआ ये 5 जगत वर्गीकरण। क्या सर समझ में नहीं आया? मैंने कहा वापस से सुन। मैंने कहा ये एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने रिसर्च करी, अध्ययन किया, और जितने भी जीव थे, जितने भी इस पृथ्वी पर ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी जीव हैं, उनको 5 समूह में बांट दिया। 5 समूह, प्रत्येक समूह को हम क्या बोलते हैं? जगत बोलते हैं। यानी कितने जगत में बांट दिया? 5 जगत में बांट दिया। कौन कौन से 5 जगत थे? बच्चा जानता है, हर बच्चा जानता है, गली का बच्चा जानता है। कौन कौन से वो 5 जगत थे? सबसे पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक, जिसको आप लोग फंजाई नाम से भी जानते हैं, चौथा प्लांटी, जिसको हम वनस्पति जगत बोलते हैं, और चौथा प्राणी या जंतु जगत भी बोल देते हैं।
तो इस तरीके से टोटल कितने जगत थे बेटा जी? 5 जगत में बांट दिया जितने भी जीव थे। ठीक है, अब सर इस जगत में किसको रखा? मुनीरा जगत में जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, जितनी भी प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव हैं, जितने भी प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव हैं, उन सभी को कौन से जगत में रखा? मुनीरा जगत में। कौन से हैं अभी बता रहा हूं, लेकिन अभी सिर्फ फील कर समझ। जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं, वो प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव जो होते हैं, वो सारे के सारे कौन से जगत में थे? मुनीरा। सर बाकियों में, बाकी इन चारों में कैसे थे? यूकैरियोटिक थे। कैसे थे? यूकैरियोटिक। डन। इतनी सी बात समझ में आ गई? बोल हां के ना, चमका के नहीं चमका? एक बच्चा है जो बोल रहा है सर के सर पर मारो, टॉपिक भूल गए हैं। इसीलिए आया था इस बैच में ये काम करने के लिए। चलो हटाओ, कोई बात नहीं, अभी तो इधर फोकस करो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, टाइम वेस्ट होएगा। जितने भी प्रोकैरियोटिक कोशिका, अभी तेरे को प्रोकैरियोटिक कोशिका बताई थी, याद है ना? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कौन सी थी? मैं देख पढ़ाता रहूंगा, जिसको जलना है जले, जिसको पढ़ना है पढ़े, जिसको बकवास करनी है बकवास करता रहे, जिसको पढ़ना है वो सीरियसली होकर पढ़ेगा। ठीक है, और अपने को उनसे ही मतलब है जो पढ़ाई कर रहे हैं। जो नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, सीधी सी बात है, लंबे लंबे हाथ हैं, जो करना है करें। आपको गधे चराने, आपको घोड़े चराने, आपको जो चराना चरा लेना, पढ़ाई करना है चुपचाप पढ़ाई करना। जितने भी प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव हैं वो कौन से जगत में? मुनीरा जगत में। जितने भी यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव हैं, जितने भी यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव हैं, वो इन जगत में है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर यह आ रहा था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका हम पढ़ने वाले हैं, साहब ये प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन से जगत में आती हैं? तो सबसे पहला बिंदु क्या आ जाएगा दोस्त? फर्स्ट बिंदु। अब बिंदु दर बिंदु चीजें जो मैं लिखूंगा वो आपको याद करनी है। सबसे पहला बिंदु, प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव किस जगत में आते हैं? मुनीरा जगत में होते हैं। मुनीरा जगत में आते हैं। अब दूसरा प्रश्न, कौन से जीव होते हैं जो मुनीरा जगत में आते? कौन है? कौन है? एग्जाम्पल बताओ ना सर। मुनीरा जगत में जो जीव रखे गए हैं, कौन से एग्जाम्पल बताओ ना। मुनीरा जगत में कौन कौन से जीव रखे गए हैं? तो एग्जाम्पल जरा ध्यान से सुनना। सबसे पहला एग्जाम्पल, जीवाणु, बैक्टीरिया। दूसरा एग्जाम्पल, नील हरित शैवाल, जिसको हम इंग्लिश में ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। इसी का एक और नाम होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, जिसका एक और नाम होता है साइनोबैक्टीरिया। सर हिंदी में साइनोबैक्टीरिया ही बोलते हैं। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, और तीसरा है माइकोप्लाज्मा। तीसरा कौन है? माइकोप्लाज्मा। तो कुल मिलाकर ये 3 प्रकार के जीव, कौन कौन से? जीवाणु, नील हरित शैवाल, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, और माइकोप्लाज्मा। ये 3 प्रकार के जीव प्रोकैरियोटिक, या मैं बोलूंगा प्रोकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, जिनमें केंद्र का आवरण नहीं होता है। ध्यान से सुनना, जिसमें केंद्र का आवरण नहीं होता है, झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होते हैं। झिल्लीहीन कोशिकांग, वो भी कौन सा? सिर्फ राइबोसोम, तारक केंद्र नहीं, सिर्फ राइबोसोम होता है। डन।
चलिए जी, इतनी सी बात में किसी को कोई दिक्कत? सर यीस्ट और अमीबा इसमें आते हैं? नहीं बेटा, यीस्ट अमीबा इसमें नहीं आते हैं। यीस्ट आता है कवक जगत में और अमीबा आता है प्रोटिस्टा जगत में। ठीक है, डन। चलें आगे। सर साइनोबैक्टीरिया भी बैक्टीरिया होते हैं? हाँ बेटा, साइनोबैक्टीरिया भी बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन इन बैक्टीरिया में एक एक्स्ट्रा क्वालिटी मिलती है, ये प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, ये नीले हरे होते हैं, है ना, और शैवाल की भांति होते हैं। सर शैवाल का मतलब वो जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, इसीलिए हमने इनको नील हरित शैवाल भी बोला है। डन। सो ये 3 एग्जाम्पल थे किसके? मोनेरा जगत के। ठीक है, अब इधर देखना, ये जो माइकोप्लाज्मा, इस माइकोप्लाज्मा को हम पीपीएलओ भी बोल देते हैं, जो आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। पढ़ देख, ये रहा एनसीईआरटी, यहां से स्टार्ट। देख प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कौन कौन है? देख जीवाणु लिखा हुआ है, हाँ सर बैक्टीरिया। नील हरित शैवाल लिखा हुआ है, हाँ सर। माइकोप्लाज्मा लिखा हुआ है, हाँ सर। और प्लूरोनिमोनिया समजीव। ये जो माइकोप्लाज्मा होती है इसी को हम क्या बोलते हैं? पीपीएलओ। सर ये पीपीएलओ क्या होता है? सर ये जो आपने यहां पर लिखा है कि ये जो माइकोप्लाज्मा जो है, माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ लिखा है, ये व्हाट इज पीपीएलओ? आइए समझते हैं क्या है पीपीएलओ। खाली जगह ये रही है। यहां पर अभी डिफरेंस हम जो मैंने आपको बताया वो आप पढ़ेंगे। पीपीएलओ की फुल फॉर्म देखिए सबसे पहले, प्लूरो निमोनिया समजीव। सर ये तो आपने हिंदी में लिख दिया, इंग्लिश में प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, प्लूरोनिमोनिया समजीव। ठीक है, नाउ आपने ये लाइन पढ़ ली, आप सभी ने रट्टा मारा। कई ऐसे होंगे जो जानते होंगे, आप में से कई होंगे जो नहीं जानते होंगे। ठीक है, अब ये प्लूरोनिमोनिया समजीव का मीनिंग क्या है, ये बात है, आइएगा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले वर्ड आता है प्लूरो। ये प्लूरो वर्ड किससे है? ये प्लूरो वर्ड आया प्लियोमॉर्फिक से। सर प्लियोमॉर्फिक, प्लियोमॉर्फिक एक शब्द है और इस प्लियोमॉर्फिक शब्द से ये वर्ड इजाद हुआ, कौन सा? प्लूरो। ना इसका मतलब क्या होता है? सर ये प्लियोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है? आप मुझे बताइएगा, ध्यान से सुनिएगा। क्या आपको ये कोशिका दिखाई दे रही है? हाँ सर। क्या ये कोशिका की आकृति बदलती हुई दिखाई दे रही है? हाँ सर। बदल रही है? हाँ सर। अब इसकी आकृति बार बार क्यों बदल रही है? सर ये तो अमीबा के जैसा हो गया, जैसे अमीबा में बार बार आकृति बदलती है। क्यों बदलती है? क्योंकि इनके बाहर कोशिका भित्ति जो होती है ना, कोशिका भित्ति जो एक आकार को बनाए रखने का काम करती है, कोशिका भित्ति जो आकार को बनाए रखने का काम करती है, कोशिका भित्ति। इमेजिन कर, अगर कोशिका भित्ति नहीं होगी, ये कोशिका भित्ति अगर नहीं होगी, कोशिका भित्ति अगर नहीं होगी, कोशिका भित्ति अगर नहीं होएगी, तो सोच बंधु, दिमाग लगा, अगर कोशिका भित्ति नहीं होएगी तो आकार बार बार बदलेगा। सोचो, दिमाग लगाओ जल्दी से, फटाफट। बोलिए। इतनी सी बात समझ में आ गई क्या? कि वो कोशिकाएं जिनका आकार बार बार बदल रहा था। क्यों? क्योंकि इनके अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती है। वो कोशिकाएं जिनका एक निश्चित आकार नहीं होता है, वो कोशिकाएं जिनका निश्चित आकार नहीं होता, उनके लिए, उनको ऐसी कोशिकाओं को बोला जाता है प्लियोमॉर्फिक कोशिका। क्या इतनी सी बात समझ में आई? सर एक बार वापस से रिपीट, फिर से सुन।
मैंने कहा था कोशिका भित्ति जो होती है वो एक कोशिका का आकार मेंटेन करती है, शेप मेंटेन करती है। मैंने कहा इस कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं थी तो तुम सीधा बोलोगे सर आकार निश्चित नहीं होएगा, आकार बार बार बदलेगा। मैंने कहा और अगर आकार बार बार बदलेगा तो ऐसी कोशिकाओं को हम बोलते हैं प्लियोमॉर्फिक। हाँ, उसी प्लियोमॉर्फिक से वर्ड आया कौन सा, प्ल्यूरो। तो वो जीव जिनका निश्चित आकार नहीं होएगा, क्यों, क्योंकि उनमें कोशिका भित्ति नहीं होएगी, उनके लिए हमने वर्ड यूज में लिया क्या, प्ल्यूरो, जो किससे आया है, प्ल्यूरोमॉर्फिक से वर्ड आया है। चलिए जी नेक्स्ट, अगला बिंदु। अब आप मुझे बताएं, आपने निमोनिया नाम सुना है? हाँ सर, निमोनिया रोग होता है कि नहीं होता? हाँ सर, एक रोग होता है, एक डिजीज होती है। आप मुझे बताइए निमोनिया डिजीज किससे होती है, बताइए, बोलिए जल्दी से, जल्दी से, फटाफट। ये निमोनिया डिजीज किससे होती है? सर निमोनिया डिजीज जो है बेटा, अभी थोड़ा धीरे धीरे चल रहा हूं, जैसे जैसे आगे क्लास होगी स्पीड पकड़ेगी, इसलिए बेस बना लो। फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बार बार अच्छा नहीं लगता है टीचर रिक्वेस्ट करता हुआ। सुन लो ध्यान से, प्यार से, आराम से, तसल्ली से तुमको पढ़ा रहा हूं, लेकिन तुम हो कि बस कमेंट बाजी, कमेंट बाजी, कमेंट बाजी। निमोनिया डिजीज किससे होती है? सर जीवाणु से होती है। कौन से जीवाणु से होती है बताओ मेरे को, कौन से? वेल डन, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, डिप्लोकोकस निमोनी, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी, कई सारे नाम हैं, लिखूं? चलिए जी लिख देते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, यहां पर लिख देता हूं, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, डिप्लोकोकस न्यूमोनी, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी। ये कुछ जीवाणु हैं जिनसे रोग होता है, कौन सा? निमोनिया। ठीक है, और इस निमोनिया में क्या होता है, ध्यान से सुनना। इस निमोनिया में जो हमारे फेफड़े होते हैं, फेफड़े, हाँ सर, उन फेफड़ों के अंदर अगर आपने नाम सुना हो कुपिकाएं, कुपिकाएं, उन कुपिकाओं में तरल भरने लग जाता है, तरल। हमारे फेफड़े होते हैं, हाँ, उन फेफड़ों के अंदर संरचनाएं होती है जिनका नाम होता है कुपिका। उन कुपिकाओं के अंदर तरल, लिक्विड भरने लग जाता है। वो कुपिकाएं जो होती है, हमारे जो फेफड़े जो होते हैं ना, इस तरीके से, इन फेफड़ों के अंदर इस तरीके से कुपिकाएं होती है, इन कुपिकाओं के अंदर लिक्विड भरने लग जाता है इनके संक्रमण से। ठीक है, ओके सर। सांस लेने में तकलीफ होती है, घरघराहट की आवाज आती है। चलो सर, ये तो चीज समझ में आ गई। अब इधर देख, ध्यान से सुन। तुमने यहां पर माइकोप्लाज्मा को बोला कि माइकोप्लाज्मा एक प्रकार का पीपीएलओ है। माइकोप्लाज्मा इज ए काइंड ऑफ पीपीएलओ। नाउ क्वेश्चन अराइज कि पीपीएलओ क्या होता है, व्हाट इज पीपीएलओ? मैंने बोला पीपीएलओ का मतलब था कि वो जीव जिनकी निश्चित आकृति नहीं होएगी, इसके लिए उन्होंने वर्ड यूज में लिया क्या, प्ल्यूरो। ठीक है, वो जीव जो जब इन्फेक्शन करेंगे, जो जब संक्रमण करेंगे, तो वो जो संक्रमण के लक्षण पैदा होंगे ना, वो बिल्कुल किसके जैसे होंगे, वो बिल्कुल निमोनिया के जैसे होंगे। जैसे निमोनिया के लक्षण होते हैं, ऐसे ही माइकोप्लाज्मा जब इन्फेक्ट करेगा, कौन इन्फेक्ट करेगा, माइकोप्लाज्मा जब इन्फेक्ट करेगा, तो उसके लक्षण भी कैसे होंगे, निमोनिया के जैसे होंगे। तो निमोनिया बीमारी करने वाले जो जीवाणु हैं, इनके समान लक्षण पैदा करेगा कौन, माइकोप्लाज्मा जब इन्फेक्शन करेगा। तो सोच, प्ल्यूरो, निमोनिया, सम जीव, लाइक ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव जिनका निश्चित आकृति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि कोशिका भित्ति नहीं है। साथ साथ वो जीव जो किसके समान है, किसके सम है, सम का मतलब समान, लाइक का मतलब उसके जैसे, किसके जैसे, उन जीवाणुओं के जैसे जो निमोनिया बीमारी करते हैं, उन जीवाणुओं के जैसे है हमारा कौन, माइकोप्लाज्मा।
हाँ जी, मीनिंग समझ में आ गया। हिमांशु दुबे, वेल डन, बहुत ही बढ़िया। प्रियांक चौहान, मीनिंग क्लियर है। अमिता पांडे, डन, क्लियर। योगेश, शिवलाल, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। सुधी, अनामिका ठाकुर, विवेक शर्मा, दीक्षा, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो आई होप आपको पीपीएलओ का मीनिंग समझ में आ गया होगा, जो हमारी एनसीईआरटी में इस पीपीएलओ का मीनिंग नहीं बता रखा कि व्हाट इज पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया समजीव का मतलब क्या होता है। आशा करते हैं आपको ये मीनिंग समझ में आ गया होगा। आपको सिर्फ इतनी सी बात समझ में आई होगी यहां पर कि मैंने यहां पर प्रोकैरियोटिक कोशिका में सिर्फ इतनी सी बात बताई अभी तक, क्या कि प्रोकैरियोटिक कोशिका पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन से जगत में आती हैं, जो आर एच विटेकर ने 5 जगत दिए थे। तो पहली चीज क्लियर हो गई, मुनेरा जगत में आते हैं। कौन एग्जाम्पल है, ये है, जिसमें माइकोप्लाज्मा जो है वो एक प्रकार का पीपीएलओ है। नाउ पीपीएलओ क्या होता है, ये मैंने आपको पूरा मीनिंग आपको समझा दिया है। अब अगली बात ध्यान से सुन, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, लंबी लंबी क्लासेस तो लेनी पड़ेगी दोस्त, अभी से घबराना नहीं है। अगली बात जो आ रही है वो ये आ रही है कि सर इन 3 प्रकार के जीवों में सबसे ज्यादा इस पृथ्वी पर कौन मिल रहा है। सोच, दिमाग लगा, इस पृथ्वी पर इसमें इसमें और इसमें से सबसे ज्यादा इस पृथ्वी पर कौन मिल रहा होगा। जीवाणु ज्यादा मिल रहे हैं, नीलहरित शैवाल ज्यादा मिल रहे हैं, या माइकोप्लाज्मा ज्यादा मिल रहे हैं। तो 90 to 98% जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं इस पृथ्वी पर वो कौन है, जीवाणु हैं। तो अब आप मुझे बताइए मेन, मुख्य प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन है। सो मेन प्रोकैरियोटिक कोशिका, मेन मुख्य प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है वो कौन है, जीवाणु है। उनकी तादाद ज्यादा है यार दोस्त, इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। अगर मैं एक चम्मच में मिट्टी डाल दूं, एक चम्मच में मिट्टी डाल दूं, तो उस चम्मच में जितनी मिट्टी डाली है उस मिट्टी में पता है कितने जीवाणु होंगे, जितनी मनुष्य की इस पृथ्वी पर जनसंख्या है ना, इतने करोड़ों अरबों क्या होंगे आपके जीवाणु होंगे। किसमें, एक मिट्टी, एक चम्मच भर मिट्टी में। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो मेन सेल जो है, मुख्य कोशिका जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका, वो कौन है, जीवाणु कोशिका। अब आगे बढ़ते हैं। सर ये जीवाणु का आकार कैसा कैसा होता है। ये जीवाणु जो होते हैं, ये जो जीवाणु जो होते हैं मुख्य रूप से ये कौन कौन से आकार के होते हैं। तो बेटा ये 4 आकार के होते हैं। कौन से, दंडाकार, गोलाकार, कोशाकार, सर्पिल। सर ऐसे तो समझ में नहीं आया, कुछ इमेज दिखाओ ना, तड़कती भड़कती। देख, सबसे पहले इस इमेज को देख और मुझे बता ये तेरे को कैसे दिखाई दे रहे हैं। डंडे के जैसे दिखाई दे रहे हैं। करूं पिटाई तेरी, करूं पिटाई, इसी से करूं ना है। सर छुट्टी कर दो ना, बस कर रहा हूं, 5 मिनट रुक जा, अभी कर रहा हूं। सर मम्मी डांट रही, कह रही अब खाना खा लो। मम्मी को बोलो मम्मी को कि 1 साल के लिए बिल्कुल डिस्टर्ब ना करे, और मम्मी को बोलो खाना खा लेंगे। मैंने भी खाना नहीं खाया, पानी पीकर पेट काट रहा हूं। हाँ भाई, और मेरे को घर जाने में 1 घंटा लगेगा अभी। ठीक है, अपनी मम्मी से बोलो कि हमारे टीचर भी खाली पेट हैं, अभी भूखे हैं, बहुत तेज भूख लग रही है, पढ़ा रहे हैं ना, तुम भी पढ़ सकते हो यार। चलिए जी, सो ये डंडे जैसी संरचना दिखाई दे रही है। हाँ, ये है बैक्टीरिया, और ये कैसे आकार के हैं सर, ये दंडाकार आकृति के हैं। सर अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बेसिलस। क्या बोलते हैं, बेसिलस आकृति। चलो जी, अब अगला आकार देख, गोलाकार। गोलाकार तो सिंपल है, ये रहा, गोल गोल आकृति के बैक्टीरिया है ना, इनको हम क्या बोलते हैं, गोलाकार। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोकस। इंग्लिश में बोलते हैं कोकस, हिंदी में बोलते हैं गोलाकार। पहले कौन से थे, दंडाकार, इंग्लिश में बोलते हैं बेसिलस। हो गए। छड़ आकृति भी बोलते हैं, छड़ी के जैसे होते, छड़ आकृति। चलिए जी, समझ में आ गए 2। ओके जी, तीसरा कौन सा है, कोशाकार। सर कोशाकार क्या होता है, इसको कोशाकार या कॉमाकार भी बोला जाता है। अंग्रेजी में विब्रियो कहा जाता है। क्या बोला जाता है अंग्रेजी में, विब्रियो।
अब इनके एग्जाम्पल भी बताऊंगा, रुक जाओ जरा देखना यहां पर। अरे सर ये तो चूहे के जैसा दिखाई दे रहा है, चूहे के जैसा है, ये इस तरीके से होता है। अच्छा आप सभी ने कॉमा लगाया ना, जैसे आप कुछ लाइन लिखते हैं, लाइन लिखने के बाद आप क्या करते हैं, इस तरीके से गोल करते हैं और नीचे से एक इस तरीके से धागा सा निकालते हैं, बस वैसे ही चीज है क्या, कि ये संरचना है एक जीवाणु की और उसमें से एक धागा सा निकल रहा है इस तरीके से, तो ये कॉमा आकृति के होते हैं। ठीक है जी, ये वाले, इसको हम क्या बोलते हैं, विब्रियो। विब्रियो डन। आखिरी जो आकृति है वो है सर्पिल स्पाइरल, ये स्पाइरेलम भी बोल देते हैं इसको इंग्लिश में, स्पाइरिलम। सर्पिल आकृति आपको दिखाई दे रही है, ये है सर्पिल आकृति इस तरीके से, कितना प्यारा है ना, है इस तरीके से सर्पिल आकृति है। डन। सो ये है आपके 4 मेजर आकृतियां हैं किसकी बेटा, जीवाणुओं की। ये सर्पिल आकृति है, ये कौमाकार है या कोशाकार, ये गोलाकार है और ये छड़ाकार दंडाकार है। ये मुख्य रूप से 4 आकृति के होते हैं मेनली जीवाणु। अब सर जीवाणु की ही बात क्यों करिए, क्योंकि मेन मुनेरा जगत में कौन आता है, जीवाणु आते, तो जीवाणुओं की बात करेंगे यहां पर। डन, क्लियर है। चलिए सर, अब सर इनके एग्जाम्पल तो बताइए ना बेटा। बेसिलस का एग्जाम्पल आप खुद सोचिए, आप में से कितने बच्चों ने ये नाम सुना है, लैक्टोबेसिलस सुना है, दूध से दही बनाने के लिए। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने नाम दिया था जो न्यूमोनिया कॉज कर रहा था, कौन, स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी है। विब्रियो, इससे एक बीमारी होती है हैजा, हैजा नाम सुना है, कॉलेरा। विब्रियो कॉलेरा, ये जीवाणु का नाम है विब्रियो कॉलेरा, जिससे बीमारी होती है कॉलेरा। हैजा जिसको बोलते हैं पेट खराब हो जाता है, दस्त लग जाते हैं, उल्टी दस्त। ठीक है, तो देख नाम से पता लग रहा है ना, विब्रियो विब्रियो। स्ट्रेप्टोकोकस में कोकस आ गया, बेसिलस आ गया। सर इसका एग्जाम्पल, स्पाइरलम का एग्जाम्पल, इसका नाम, इसका एग्जाम्पल है हेलियोबैक्टीरियम। हेलियोबैक्टीरियम, मेरे से कुछ बच्चे शायद पुराने बच्चे जो पढ़े होंगे उनको याद होगा, ये एग्जाम्पल पहले भी बताया था। हेलियोबैक्टीरियम ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो आपके पेट को खराब करता है और अल्सर पैदा करता है। सर व्हाट इज अल्सर, घाव, पेट में जो घाव होते हैं ना, घाव, वो क्या कहलाते हैं, पैप्टिक अल्सर्स कहलाते हैं, अल्सर। ठीक है, सो पैप्टिक अल्सर कॉज करता है, अल्सर पैदा करता है। तो हेलियोबैक्टीरियम ये एक ऐसा बैक्टीरिया जो सर्पिल आकृति का होता है। ये एग्जाम्पल बता दिए, ये शेप बता दी है गुरु, यहां तक के बिंदु आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद जो बिंदु हैं वो हम कल आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, बोलिए कौन सा बालक है जिसको चीज समझ में नहीं आई है। सर क्विज क्विज क्विज, ले मेरे भाई क्विज भी लाया हूं, पहले क्विज क्विज खेल ले, क्विज क्विज खेल ले, क्विज क्विज खेले। सर बारिश पड़ रही है, बारिश का मजा ले ले बांगड़ू। क्विज करते हैं, पहला क्वेश्चन आता हुआ सबसे पहला, फर्स्ट, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है। अब देखिए ये थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन होंगे जो शायद आप ना कर पाए, जिनको पता होगा वो कर लीजिएगा, जिनको नहीं पता है छोड़ देना, कोई बात नहीं, आएगा वैसे बाद में आएगा ये। सर फिर लेकर क्यों आ गए थे, ट्राई करके देख ले, नहीं आता छोड़ दे, आता है कर ले, नहीं तो तुक्का मत मार। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है उनमें राइबोसोम और यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम अलग अलग प्रकार के होते हैं। प्रोकैरियोट्स में कौन से होते हैं बेटा, याद रखना 70S होते हैं। अब आप में से कई पूछेंगे सर ये 70S क्या होता है, 70 क्या है, S क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है, कल डिस्कस करेंगे, कल बात करेंगे। ठीक है, यूकैरियोट्स में कौन से होते हैं। अच्छा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम की छोटी इकाई कौन सी होती है, कोई आंसर बताएगा इसका। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है उसके अंदर जो राइबोसोम होता है, देख ऐसा होता है, ये राइबोसोम है, इसमें ये छोटी इकाई होती है, बड़ी इकाई होती है, दोनों मिलकर कहलाता है 70S। छोटी इकाई को बोलते हैं 30S, बड़ी इकाई को बोलते हैं 50S। आप बोलेंगे सर आप पागल हो, मैंने कहा क्यों सर, 50 और 30 मिलकर तो 80 होता और आपने 70 लिख दिया। मैंने कहा इसके पीछे का राज कल बताऊंगा तेरे को। चलिए जी, तो राइबोसोम की जो छोटी इकाई होती है, ये छोटी इकाई कैसी होती है, 30S होती है, 30S। आंसर इज सी। नेक्स्ट,
यूकैरियोटिक कोशिका में कौन सा राइबोसोम होता है? तो याद रखना यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम दोनों होते हैं। 70S भी होता है, 80S भी होता है। 70S जो होता है यूकैरियोटिक, 80S जो होता है ये कहां पर मिलता है? ये मिलता है कोशिका द्रव्य में। याद कर, आज तेने ये पढ़ा था, राइबोसोम जो होते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका द्रव्य में भी होते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी होते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और कोशिका द्रव्य में जो होता है वो कौन सा होता है? ATS होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया, याद कर, बोला था ना, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक, इनमें भी क्या थे? आपके राइबोसोम थे। तो माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में कौन से होते हैं? 70S होते हैं। कोशिका द्रव्य और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दोनों होते हैं। आंसर क्या होएगा यहां पर? ये होएगा। आंसर इज सी। इसका आंसर क्या होएगा? सी होएगा। क्या कर रहे हो यार? नहीं चलेगा मेरे, अभी नहीं होएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट, जब ग्लाइकोकैलिक्स कठोर मोटी होती है तो क्या कहलाती है? फर्स्ट डे अगर लेक्चर देखा होगा, पहला लेक्चर फर्स्ट, जिसमें मैं एनसीईआरटी संपूर्ण के बारे में कुछ बता रहा था, तो वहां पर मैंने आपको बताया था ये सर जी होमवर्क में 6 ही क्वेश्चन है और कितने 100 क्वेश्चन करा दूंगा, कुछ बचा के भी तो रखूंगा ना, मैं भी तो प्रैक्टिस कराऊंगा ना, सारे ही तेरे को दे दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा है। सोच, तेरे को यहां पर भी क्वेश्चन करा रहा हूं, तेरे को भी क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क में, मेरे पास क्या बचेगा? मेरा तो भंडार ही खत्म हो जाएगा क्वेश्चंस का। फिर मैं जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा फिर उनका वो कैसे कराऊंगा? सोच तो थोड़े तो बचा कर रखूंगा ना मैं अपने लिए, हैं। हाँ जी, जब ग्लाइकोकैलिक्स कठोर मोटी हो जाती है तो क्या कहलाती है? तो बेटा जब कठोर मोटी होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? संपुटिका, कैप्सूल कहते हैं। क्या बोलते हैं? कैप्सूल कहते हैं। ठीक है जी, आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, ग्लाइकोकैलिक्स पतली और ढीली होती है तो क्या कहलाती है? जब पतली ढीली होती है तो इसको बोलते हैं स्लाइम लेयर, इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं अवपंक परत। जिनको नहीं पता कोई बात नहीं, ये पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना सर हमसे नहीं हो रहा, टेंशन मत ले, आएगा आएगा आएगा। जस्ट एक बार जस्ट देख ले कि ग्लाइकोकैलिक्स अगर पतली ढीली डाली होएगी तो क्या कहलाएगी? अवपंक परत। और अगर मोटी गबरू जवान होएगी तो क्या कहलाएगी? कठोर मोटी होएगी तो क्या कहलाएगी? संपुटिका। हाँ जी, ये था भैया आपका। ठीक है, बस इतने ही क्वेश्चन थे, 5 ही क्वेश्चन थे। चलो जी, तो हमने यहां पर कितने बिंदु देख लिए भैया? अभी तक केवल ये ही बिंदु देखे हैं। ठीक है, अब इसके बाद कल जब हम आएंगे तो कल थोड़ा सा स्पीड पकड़ूंगा। क्या आप मेरे साथ थोड़ी सी स्पीड पकड़ने के लिए रेडी हैं? अरे दीवान वर्मा, वो एक क्वेश्चन है जो इस चैप्टर और उस चैप्टर दोनों से लिंक कर रहा है, इसलिए डाल दिया। छोड़ दे बेटा, कोई बात नहीं, करने की कोशिश कर। हाँ जी, सो कल थोड़ी सी स्पीड पकड़ेंगे। ठीक है, तो ये बिंदु, ये अगले जितने भी बिंदु है सारे के सारे पढ़ेंगे कल। प्रोकैरियोटिक कोशिका पूरी की पूरी खत्म करेंगे। ठीक है जी, चलिए जी। और कल मैं आपको एक टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। और प्लीज मेरी एक और बात को ध्यान से सुन लेना, इस क्लास में अभी एक बच्चा आया था जिसने एक टेलीग्राम का ग्रुप बना लिया था, है ना, और वो यहां पर कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक भेज रहा था। आज के बाद में इस बैच में कोई भी बच्चा कोई लिंक भेजता है, किसी का नंबर शेयर करता है, कोई भी गलत लैंग्वेज अगर यूज में लेता है, जैसे आज एक ने ली थी, है ना, कोई भी अगर इस तरीके का काम अगर करता है अभ्रद, तो उसको मैं क्लास से बाहर नहीं निकालूंगा, मैं उसको इस बैच से सीधा निकाल दूंगा, बिना किसी की ऊपर से परमिशन लिए, सीधा बैच बंद कर दूंगा। ये फाइनल वार्निंग रहेगी मेरी तरफ से। तो थोड़ा सा डिसिप्लिन, थोड़े से मैनर्स के साथ में क्लास लीजिएगा। ठीक है, याद रखना सभी के सभी बच्चे। ठीक है, चलो जी, मिलते हैं कल फिर बेटा। ठीक है, ओके जी, चलो जी, गुड बाय।